उनकी बातचीत तब बाधित हुई जब मंदिर के दूसरे छोर पर हो रहा हंगामा सर्प में बहस में बदल गया। काल ने आह भरी और ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या हो रहा है, जबकि ऑर्थोस ने अपनी हंसी अपनी आस्तीन के पीछे छिपा ली। रेमी के पास एक छोटा रोएदार अनुचर था और उसने अपने शरीर को ऊपर उठा लिया था ताकि बच्चे को संरक्षक पादरियों की पहुंच से दूर रखा जा सके, जो उसे यहां डेकेयर के लिए जाने वाले स्थान पर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या कर रहे हो, रैमी? ये प्राणी आकर्षक है। वह आधी ड्रैगन और आधी कैटेगरल है। और आप उसे मौलवियों से दूर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि यह मजेदार है। इसके अलावा मैं अब एक रानी हूं, रानियों को वह करने का अधिकार है जो वे चाहती हैं, है ना? आपकी प्रजाति रानी है, लेकिन आप अभी भी राजकुमारी हैं। आपको संभवतः उन्हें बच्चा दे देना चाहिए। बच्चे को सौंपने के बजाय, रेमी ने अपनी निचली भुजाओं और लंबे शरीर का उपयोग करके एक खंभे पर चढ़कर ऊपरी मंजिल पर भाग गई, और मौलवियों का एक समूह उसका पीछा कर रहा था। जब वह बच्चे को वापस बिस्तर पर सुला देगी तो मैं उसे कुछ समय के लिए बाहर रहने का समय दूंगी। क्षमा करें, उसने पहले कभी भी उस प्रजाति को नहीं देखा था। पिता पश्चिमी क्षेत्रों से आए ड्रैगनकिन थे और माँ फेलियन थी, जो बिल्ली महिलाओं में से एक थी। लेकिन फर के साथ एक पंख वाले जानवर का होना काफी असामान्य है, खासकर जब वे चमगादड़ न हो। छोटी बच्ची को बहुत ध्यान मिलता है, और मुझे डर है कि हम उसे अजनबियों से होने वाले खतरे के बारे में बताए बिना उसे बिगाड़ रहे हैं। अगर रैमी दोस्ताना नहीं होती, तो वह किसी आने वाले जानवर द्वारा घायल हो सकती थी या उसका अपहरण किया जा सकता था। कुछ सेकंड बाद चिल्लाहट हंसी में बदल गई और रैमी गलियारे से नीचे और सर्पिल सीढ़ियों के चारों ओर दौड़ते हुए वापस आया। इस बार उसने एक पूर्ण विकसित पुजारिन को पकड़ रखा था। यह अजीब था, लेकिन 4 भुजाओं के साथ रैमी उसे बिना किसी परेशानी के पकड़ सकती थी, और नागा रानी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। काल उसे एक छोटे सांप के रूप में सोचने का आदी था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं थी। खैर, अगले 5 सेकंड के लिए, इससे पहले कि वह पादरी को जमीन पर गिरा दे और एक छोटे से आत्मिक सांप में बदल जाए और काल के कंधों पर सुरक्षा की तलाश करते हुए उसकी तरफ भाग जाए। तुम्हारा नागा मित्र पागल है, रेमी जिस पुजारिन को लेकर आई थी, उसने जोर देकर कहा। उसके बचाव में, उसे सचमुच एक दिन पहले ही हथियार मिले हैं। अगर वे छोटे रोएदार जीवों को दुलारने के लिए नहीं हैं, तो हथियारों का क्या मतलब है? काल ने जवाब दिया। कमरे में बैठे अधिकांश पादरी हंसने लगे, और बाहर कोई बड़ा जानवर खुशी से गुर्राने लगा। पादरी ने उसे संदेह भरी नजर से देखा और काल ने धीरे से रेमी के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, बात तो मान ली। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि युवा लोग नई चीजें देखने के लिए कितने उत्साहित होते हैं। पुजारिन ने आह भरी। सौभाग्य के लिए सिर थपथपाओ। काल ने अपने मन में उठ रही आवाज पर सवाल नहीं उठाया और उसने उस जानवर जैसी महिला के मुलायम बालों वाले सिर को थपथपाया। भले ही यह सौभाग्य न लाए, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक था। लंबे खरगोश के कान बहुत मुलायम थे। ओह, उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपनी सावधानी कम कर दी क्योंकि वह इंसान था, लेकिन उसने ऐसा किया। उसने शिकायत की। क्या ये किसी तरह की दौड़ भाग वाली बात है? मैंने सुना है कि यह सौभाग्य की बात है, काल ने पूछा। पादरी चुप हो गए और काल ऑर्थोस की ओर मुड़ा। क्या मैंने कुछ अजीब कहा? ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तुमने शायद देवताओं की आवाज सुनी होगी। उन्हें खरगोश से जुड़े जानवरों और जानवरों के साथ खिलवाड़ करने का विशेष शौक है। जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा था, तब भी एक अंधविश्वास था कि उनके कानों को धीरे से छूने से सौभाग्य मिलता है। लेकिन देखिए, उनके कान बहुत संवेदनशील होते हैं, और आप उन्हें कैसे छूते हैं, इस पर निर्भर करते हुए, यह एक कामुक क्षेत्र हो सकता है। काल ने पुजारिन को प्रणाम किया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह यौन उत्पीड़न है। दोस्ताना प्रोत्साहन के रूप में थपथपाना मेरे लिए बहुत आम बात है। थोर को ये बहुत पसंद है। कुछ अन्य पादरी जो उसके मापों के प्रभारी थे, वे याद करके मुस्कुराए। थोर को सिर थपथपाना और स्नेह के अधिकांश अन्य रूपों से बेहद प्यार था। वह इस समय बाहर अपने तराजू को पॉलिश करवा रहा था और रेत से साफ करवा रहा था। वे अपने स्थान पर लौट आए ताकि बच्चे खेल सकें, और पादरी आराम करने लगे। कोई भी थोर को खतरे के रूप में नहीं देख सकता था, और अब आसपास केवल रेमी और काल ही बाहरी लोग थे, और रेमी को जानवरों के देवताओं का समर्थन प्राप्त था, भले ही वह परेशान करने वाली थी। राजकुमारी रेमी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जब आप विकसित हुई तो किस भगवान ने आप पर कृपा की? ऑर्थोस ने पूछा। उन्हें बताओ कि भाग्यशाली मूर्ति महिला मुझसे मिलने आई थी। उसके पास एक गर्भवती विशालकाय महिला की मूर्ति है, जो मुझे लगता है कि टाइटन शमन देवताओं में से एक है।
वह कहती है कि मूर्ति वाली महिला वही थी। काल ने धीरे से मूर्ति को उसके स्थान से हटाया और ड्रैगन को दिखाने के लिए बाहर ले गया। आकर्षक। तो एक शमन भगवान ने उसे एक जानवर भगवान मंदिर में विकसित होने में मदद की। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन आदिम देवता जानवरों और टाइटन्स दोनों के समर्थक हैं। हालांकि जब जानवर और टाइटन देवताओं के नए देवताओं का निर्माण हुआ तो वे पक्ष से गिर गए। इसलिए यह अकल्पनीय नहीं है कि वो एक ऐसे जादूगर का पक्ष लेगी जो विशाल जनजातियों से नहीं था। लेकिन यह अप्रत्याशित है। रेमी को वह मूर्ति कहां से मिली? क्या उसने इसे खुद बनाया था? ऑथोस ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया और मूर्ति को दूर रख दिया, जबकि रेमी हंसने लगा। नहीं, ये फ्रॉस्ट जायंट्स के क्लोन को बुलाने के लिए एक मंत्र से जुड़ा था। साथ में एक बड़ा फ्रॉस्ट स्टोन भी था। हमारा लक्ष्य मंत्र को तोड़ना था, इसलिए हमने फोकल ऑब्जेक्ट चुरा लिया, जो कि वो मूर्ति थी, और इससे फ्रॉस्ट स्टोन टूट गया। काल ने समझाया। तुमने पहले जादू बंद नहीं किया? एक पादरी ने आश्चर्य से कहा। रुको, क्या कोई बंद करने वाला स्विच था? मौलवियों ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। आपको बस फ्रॉस्ट स्टोन को पलटना था। ये शक्ति का स्रोत है, इसलिए जब आप इसे हटाते तो जादू स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता। मुझे आश्चर्य है कि मूर्ति को हटाने या शकल को नष्ट करने से कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, काल के दाईं ओर के पुजारी ने समझाया। रेमी इतनी जोर से हंस रही थी कि वो लगभग काल के कंधे से फिसल गई। ओह, एक विस्फोट हुआ था, काफी बड़ा, काल ने समझाया। पीछे बैठी पुजारिनों में से एक ने अपनी उंगलियां चटकाई। मुझे पता है कि तुम्हें मूर्ति कहां से मिली। सीमा के किनारे वाली जगह जहां से मैग्मा ड्रैगन प्रकट हुआ था, उसके ठीक उत्तर में वहां एक विस्फोट हुआ जिससे बर्फीले जादू का एक बादल आसमान में ऊपर चला गया। हमारे स्काउट्स ने इसे विटन मंदिर से देखा था। काल ने प्रशंसा में सीटी बजाई। अब यह अच्छी रेंज है। विस्फोट के इतने करीब होने के कारण हमें अच्छा दृश्य नहीं मिला। जब विस्फोट हुआ तब आप पास में ही थे? पुजारी ने पूछा। हम अभी भी उस गड्ढे से बाहर निकल रहे थे जिसमें पत्थर था, तभी उसमें विस्फोट हो गया। कमांडर रैंक की बाधाओं के बावजूद भी चोटें आईं। पुजारी और ऑथोस ने समझ में सिर हिलाया। विस्फोट बहुत बड़ा था, लेकिन नियंत्रित नहीं था, इसलिए घर के अंदर होने की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र में कम नुकसान हुआ। क्या यह सच है कि आपने कमांडर रैंक पर रॉयल रैंक फ्रॉस्ट जायंट को चुनौती दी थी? पुजारिनों में से एक ने पूछा, काल के पास खिसक कर, ताकि वो उसके रोएदार बिल्ली के कानों को सहला सके। ये स्पष्ट रूप से उसे रहस्य उगलवाने के लिए रिश्वत थी, लेकिन यह वास्तव में कोई रहस्य नहीं था कि उसने रॉयल रैंक फ्रॉस्ट जायंट को मार गिराया था। ये समाचार में था। मैं आपको एक जांच की गलत कहानी सुनाना चाहता हूं, या जैसा कि आप कह सकते हैं, सफलतापूर्वक विफल हो गई। काल ने कहना शुरू किया। एक अच्छी तरह से कही गई कहानी वास्तविक विवरण जितनी ही महत्वपूर्ण थी, और सभी पादरी गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र और दिग्गजों के बीच युद्ध के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। काल वेदी के पास जमीन पर बैठ गया। उसके सामने अनुचरों का एक अर्धवृत्त खड़ा था, जो सीमा पर युद्ध क्षेत्रों की अपनी कहानियों में तथा समय के पीछे के घटनाक्रम में अपने साहसिक कारनामों में मग्न था। वो उनकी पसंदीदा थी। न केवल एल्वेन बच्चों को बचाने की कहानी थी, बल्कि ग्रैंड प्रीस्ट ऑथोस व्यक्तिगत रूप से इसके कुछ हिस्सों की पुष्टि भी कर सकते थे, क्योंकि वो इसके लिए वहां मौजूद थे। क्या उस नायक की कहानी से बेहतर कुछ हो सकता है जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो सच है? तो यदि आप वहीं खड़े रहें और पीछे न हटें, तो ऑक्स आपकी बहादुरी का सम्मान करेंगे और आपको कुचल नहीं देंगे। अनुचरों में से एक, लगभग 4 वर्ष का बालक, ने पूछा। ये सही है। अगर आपके पास ताकत है तो ऑक इसका सम्मान करेंगे। फिर आपको बस उन्हें ये साबित करना होगा कि आप धोखा नहीं दे रहे हैं। मैंने सुना है कि जानवरों के देवताओं के पादरी बेहतरीन योद्धा होते हैं, इसलिए अगर आप वहां की आंटी स्लिथ की तरह बड़े और मजबूत बनते हैं, तो आप उन्हें अपना सम्मान दिला सकते हैं। फिर आप बुरे लोगों को हराने और कैदियों को बचाने के लिए उनके साथ मिल सकते हैं। सरीसृप पादरी हंस पड़े, क्योंकि काल ने जिस तरह से स्लिथ का उच्चारण किया था, वह उनकी भाषा में लामिया के लिए सही शब्द था। एक अलग उच्चारण के साथ ये नागा था, और पादरी आश्चर्यचकित थे कि काल ने भाषा न बोलने के बावजूद इसे सही ढंग से बोला था। काल ने जायंट्स को हराने की कहानी शुरू की और बच्चे सशंकित हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोनाक जायंट्स बहुत ताकतवर है। उन्होंने विरोध किया। क्यों न हम बाहर चलें और मैं तुम्हें कुछ अद्भुत चीज दिखाऊं? काल ने सुझाव दिया। सभी लोग उसके पीछे पीछे बाहर आ गए, जहां थोर धूप में आराम कर रहा था और उसके साथ कई ड्रैगनकिन पादरी झुके हुए थे। काल ने 2 मोनाक रैंक के शव निकाले, एक गांव से और एक स्लेवस से। राय ने उन दोनों को खून और निजी इस्तेमाल के लिए बचाकर रखा था।
देखो, ये उन 2 लोगों के शव हैं जिन्हें मैंने उस यात्रा में हराया था। अब मैं मिस रे से कहूंगा कि इन्हें वापस भंडारण में रख दे, और हम यहाँ धूप में, जहाँ गर्मी है, एक कंबल बिछाकर कहानियां सुना सकते हैं। ऑर्थोस ने अपने बगल में बैठे उच्च पुजारी की ओर देखकर मुस्कुराया। वह वास्तव में एक कुशल दाई है। अगर सिस्टम के साथ उसकी किस्मत अलग होती तो वह एक अच्छा कवि बन सकता था। हालांकि उसकी वह क्लास खतरनाक है। देखो, बच्चे उसकी ओर कैसे आकर्षित होते हैं। वह खुद को इंसान जैसा महसूस नहीं करता, वे सहज रूप से उसके प्रति ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि वह खुद कोई जानवर हो, तब भी जब वे उसे देख रहे होते हैं। उच्च पुजारी ने जवाब दिया। ऑर्थोस ने कंधे उचका दिए। हम अपनी आंखों के बजाय अपनी नाक पर भरोसा करते हैं। चर्च में बहुत से लोग हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। उसकी गंध किसी जानवर जैसी है, इंसान जैसी नहीं। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि यह कौशल कैसे काम करता है? बच्चों में से एक पूछ रहा था। लड़का एक फायर बेसिलिस्क था और उसकी प्रजाति में जन्मजात कौशल के रूप में फ्लेमिंग बॉडी थी, लेकिन वह अभी भी छोटा था और जागृत रैंक था। उसने उन उन्नत विधियों में महारत हासिल नहीं की थी जिनका वर्णन काल कर रहा था। ठीक है, उस छड़ी को उठाओ। ये काम कर जाना चाहिए। अब अपनी क्षमता को अपने हाथों से लेकर छड़ी के नीचे तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। लड़का गर्व से चमक उठा जब उसने दिखाया कि उसने पहले ही हथियार कोटिंग में महारत हासिल कर ली है। अब जब आप इसे घुमाएं, तो इस बात पर ध्यान दें कि लपटें जहां हैं, वहीं रहें। काल ने अपना हाथ आगे पीछे हिलाया, जिससे ज्वलंत शरीर की एक ढाल हवा में रह गई। एक छोटी लड़की कूदकर लड़के के पास पहुंची और जमीन से एक और छड़ी उठा ली। मुझमें भी वह हुनर है, मुझे कोशिश करने दो, उसने मांग की। ठीक है, इसे मेरे हाथ पर यहीं से शुरू करो। अब छड़ी को हिलाओ और कल्पना करो कि मैं इसे अपनी जगह पर पकड़े हुए हूं, ताकि तुम इसे फैला सको। काल ने उस लड़के के लिए भी यही किया जब उसने बड़ी मेहनत से छड़ी को हिलाया। महायाजक ने ऑर्थोस की ओर मुड़कर कहा, उस इंसान में कुछ गड़बड़ है। कौन अपने नंगे हाथों से हमला करने का हुनर सीखता है? इंसान आग से सुरक्षित नहीं है। ऑर्थोस ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसके उपकरणों में क्षति कम करने की क्षमता है। उनके कौशल उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। इससे उच्च पुजारी का काल के खतरे के स्तर का आकलन बदल गया। वह रॉयल रैंक एपिक आर्मर मंत्र का प्रयोग कर रहा है। ऑर्थोस ने आगे कहा, देवता क्या सोच रहे हैं? महायाजक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि वह सिस्टम को वापस ले आए। अब तक उसने जो कुछ भी वर्णन किया है, उससे ऐसा लगता है कि उसे किसी बड़े भाग्य की ओर निर्देशित किया जा रहा है। एक प्राचीन लामिया महिला ड्रैगन के पास आकर खड़ी हो गई। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि हम फिर से पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे हैं? भले ही ये केवल 1000 साल का हो, लेकिन हम इस बार इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। कमांडर रैंक का वह कालकोठरी खुल गया है। ऐसा लगता है कि चीजें बेहतर के लिए बदल रही हैं। ऑर्थोस ने इस बारे में तब सोचा जब काल जन्मजात अवरोध कौशल वाले और अधिक बच्चों को लेकर आया और उन्हें दिखाया कि वे अपने शरीर से दूरढाल कैसे बना सकते हैं। शिक्षक उन्हें अंततः सिखाएंगे, लेकिन बच्चे काल से सीखने के लिए अधिक उत्सुक थे क्योंकि उसके पास गुंडों को हराने के बारे में अच्छी कहानियां थी। जानवरों और जानवरों के कौशल का विस्तार करने में प्रेरणा एक प्रमुख कारक थी। कालकोठरी की जांच करने कौन गया था? मुझे कोई रिपोर्ट मिलने की याद नहीं है। बिशप मिस्टी जांच करने गए हैं। आप जानते हैं कि वह कैसी है, वह अपने समय पर रिपोर्ट दर्ज करेगी। उच्च पुजारी ने आह भरी। बिशप मिस्टी, टेम्पोरल ड्रैगन, वही है जिसने कालकोठरी की जांच की थी। मुझे नहीं लगता कि हमने राजकुमार काल से पूछा है कि वह समय के साथ गायब होने से पहले कहां था। ऑर्थोस ने आह भरी। बाकी पादरी रुक गए। ये सही था। मिस्टी औसत प्रकृति पादरी की तुलना में कम विश्वसनीय थी, और समय की पाबंदी की उसे बिल्कुल भी समझ नहीं थी, क्योंकि वह समय को एक तरल क्रिया के रूप में देखती थी। लेकिन ये तथ्य कि वह किसी दिलचस्प इंसान से मिल सकती थी और समय के प्रवाह में हस्तक्षेप कर सकती थी, अब तक उनके दिमाग में नहीं आया था। उसने कई पीढ़ियों से ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसके जैसे लोग समयरेखा को बदलने और प्राकृतिक क्रम में हलचल पैदा करने से नफरत करते थे। लेकिन वह निश्चित रूप से सक्षम थी। ऑर्थोस ने फेलियन पादरी में से एक को इशारा किया जो काल के पास खड़ा था, जो खुशी खुशी एक युवा ग्रिफॉन को बेहतर वायु अवरोध बनाने का प्रशिक्षण दे रहा था। युद्ध के मैदान और एनोमली के बीच तुम कहां गए थे? हमारे स्काउट्स ने तुम्हें कुछ सप्ताह पहले जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें तबादले से पहले और अधिक खोजबीन करने का मौका मिला? उसने पूछा। काल मुस्कुराया और उसके कानों को सहलाया, जिससे पुजारिन की आवाज निकली।
माफ करें, ये हिस्सा गोपनीय है। मुझे कुछ समय के लिए युद्ध से दूर कुछ काम निपटाने थे और फिर अपनी टीम के एक सदस्य का जन्मदिन मनाना था। ऑर्थोस ने आह भरी। ये पुष्टि तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए ये संदेह करने के लिए पर्याप्त था कि जब कालकोठरी पहली बार खुली थी, तो वह वहां मौजूद था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने उसे बताया था कि वे दूर से युद्ध के मैदान पर नजर रख रहे थे, जबकि आधिकारिक तौर पर उनके पास गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के भीतर कोई जासूस नहीं था। ये खुफिया जानकारी का अच्छा आदान प्रदान नहीं था। लेकिन एक बार जब उन्हें बिशप मिल गया, तो उन्हें समयरेखा की पुष्टि मिल गई, भले ही वह व्यक्ति न हो जिसने इसके साथ खिलवाड़ किया था। काल जब बच्चों को पढ़ा रहा था, तब पादरी अंदर चले गए तथा उसके साथ केवल कुछ कनिष्ठ पुजारियां ही रह गईं, क्योंकि वे सहज रूप से थोर की ओर आकर्षित थीं, जो उस समय धूप में झपकी ले रहा था। इसलिए जब काल ने युवा जानवरों को प्रशिक्षण देने के बाद लेखन कार्य शुरू किया, तो किसी भी प्रभारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बढ़िया होगा। मुझे यकीन है कि मैं रैंड का उपयोग कर सकता हूँ। काल ने जब किताब की दूसरी प्रति समाप्त की तो कैरा हंस रही थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जब वह काम कर रहे थे तो बच्चे ध्यान न दें, और उन्होंने सोचा था कि वह केवल कागजी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वह कुछ विशेष काम कर रहे हैं। काल ने पुस्तक उसके स्थान पर पहुंचा दी, और जैसे ही शून्य बेजे ने उसे छुआ, पुस्तक गायब हो गई। ठीक है, क्या सभी लोग थोर चुनौती के नियमों को समझते हैं? आपको अपने सामने अपनी बाधा को बढ़ाना होगा और अपने प्रशिक्षण साथी पर हमला करना होगा। जिसकी ढाल पहले विफल हो जाती है, वह हार जाता है। फिर विजेता एक दूसरे को चुनौती देते हैं। जो आखिरी में बचता है, उसे यह कौशल पुस्तक मिलती है। काल ने समझाया। यह संभवतः एक भयानक विचार था, एक शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को नए कौशल प्रदान करना। लेकिन वे प्रशिक्षण में शिशु पादरी थे, और वे सभी पंजे वाले जानवर या जानवर थे। उन्हें रैंड का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, या वे इसे दूसरों के साथ किसी ऐसी चीज के लिए व्यापार कर सकते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। ज्यादातर जानवर इसका इस्तेमाल सहज रूप से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे हॉक की तरह शिकार नहीं करते थे। इसके बजाय उनके पास पंजा या श्रेड होता था, कभी कभी स्लैश भी होता था। जब पुजारियों ने पहली टक्कर सुनी तो उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बच्चे खेल रहे थे, इसलिए वे थोर के साथ धूप सेंकने के लिए वापस चले गए। एकोलाइट्स वास्तव में खेल में पूरी तरह से डूबे हुए थे, एक दूसरे पर पूरी गति से दौड़ रहे थे, इस बात की परवाह किए बिना कि ज्यादातर प्रभाव दो ढालों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने से होने वाला था। अगर वे इतनी जोर से मार सकते थे कि उनका लक्ष्य अपना पैर खो देता, तो वे अवरोध पर भी ध्यान नहीं दे पाते, और उनमें से ज्यादातर ने अभी अभी इसे फैलाना सीखा था, इसलिए वे हार जाते। कुछ मिनटों के बाद शोर सुनकर बड़े पादरी वापस बाहर आ गए। वे एक पल के लिए रुक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे मारपीट कर रहे थे, लेकिन संगठन ने दिखाया कि यह किसी तरह का अपरंपरागत प्रशिक्षण अभ्यास था। केवल 4 ही बचे थे। युवा ग्रिफॉन, एक अर्ध ड्रैगन, अग्नि बेसिलिस्क और एक फेलियन जिसने पृथ्वी ढल कौशल सीखा था। वे सभी 6 वर्ष से कम आयु के थे तथा सभी जागृत थे, इसलिए मुकाबला काफी कड़ा था, लेकिन वे सभी थके हुए थे तथा जब उच्च पुजारी वापस आए तो वे मुश्किल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। वे बिना किसी कारण के प्रशिक्षण में खुद को इतना कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं जाने जाते थे, इसलिए एल्डर्स ने फेलियन को ग्रिफॉन से हारते हुए देखना बंद कर दिया, और आधा ड्रैगन लगातार फायर बेसिलिस्क से तब तक भिड़ता रहा जब तक कि वह वास्तव में थकावट से बेहोश नहीं हो गया। एक बार जब वे बाहर आ गए, रेमी ने उन्हें उपचारात्मक छींटों से भिगो दिया और थोर ने उनकी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए उन पर अनंत बिजली डाल दी, लेकिन हाल ही में पराजित कुछ अनुचर अभी भी फाइनल देखने की स्थिति में नहीं थे। हाफ ड्रैगन और ग्रिफॉन ने अपने पंख फड़फड़ाकर एक दूसरे के सामने खड़े होकर इतनी तेज गति से अवरोधों को टकराया कि पादरी सहम गए। इस खेल से कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता है, और इससे पहले कि बच्चे बिना निगरानी के इसे खेलें और किसी की गर्दन टूट जाए, उन्हें इस पर प्रतिबंध लगाना होगा। 4 बार वे टकराए और अलग अलग उड़ गए, फिर 5वीं बार टकराने पर उनकी ढालें टूट गईं और कंधे आपस में टकराए। यह एक ड्रॉ है। हमारे 2 विजेताओं को बधाई। अब मेरे पास आपके लिए केवल एक किताब है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक और पुरस्कार ला सकता हूं। उन्हें एक पत्थर दे दो, थोर ने सुझाव दिया। वह खेल से बहुत खुश था, इतना कि वह अपने कीमती पवित्र पत्थरों में से एक को देने के लिए तैयार था। ठीक है, मेरे पास 2 इनाम हैं। क्या आप पत्थर, कागज और कैंची का खेल जानते हैं? काल ने पूछा। दोनों हंस पड़े, और अर्ध ड्रैगन सीधा खड़ा हो गया तथा ग्रिफॉन को देखकर मुस्कुराने लगा, जो अपने घुटनों के बल बैठा था ताकि उसके पंजे वाले अगले पैर खेल खेलने के लिए स्वतंत्र हो।
1 2 3 जाओ। 1 2 3 गो। हाँ, मैं जीत गया। कैंची ने कागज को हरा दिया। हाफ ड्रैगन ने खुशी जताई। काल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, एक हाथ में पत्थर और दूसरे में पुस्तक। आपने शो ऑफ जीता है, इसलिए आप पहले चुने। लड़की ने पुस्तक को पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर खुशी से बोली, फिर उसने पुस्तक खोली और पुस्तक गायब हो गई। तभी ग्रिफॉन ने प्रसन्नतापूर्वक कोयल की आवाज निकाली और काल के हाथ से पत्थर छीन लिया। आधे शेर आधे पक्षी राक्षस ने तुरंत पत्थर खा लिया, जिससे काल असमंजस में उसे देखता रह गया। ये पत्थर को अपने गिजट में जमा कर रहा है। ये वहां से बाहर नहीं जाएगा, और इसका उपयोग इसके भोजन को पीसने के लिए किया जाएगा। अब से यह जो कुछ भी खाएगा उसमें थोड़ी पवित्र ऊर्जा भर देगा। थोर ने समझाया। रुको, नहीं, मौलवी चिल्ला रहे थे और दौड़ रहे थे। ये ठीक है, ये सिर्फ एक पवित्र पत्थर है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काल ने चिल्लाते हुए कहा, ये सोचकर कि वे उसके द्वारा ग्रिफॉन को कैंडी देने के बारे में चिंतित थे। वह नहीं, कौशल पुस्तक। आप एक बच्चे को कौशल पुस्तक का उपयोग करने देते हैं। पुजारिन ने आह भरी। ये केवल एक ग्रैंड पुस्तक है, घर पहुंचने पर मैं और भी पुस्तकें ले सकूंगा। काल ने समझाया। फिर भी कौशल पुस्तकें अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं, आप उन्हें बच्चों को उपहार के रूप में नहीं देते हैं। दूसरे बच्चों में से एक ने हंसते हुए कहा, पवित्र पत्थर भी ऐसे ही हैं, और एम्मा ने उनमें से एक खा लिया। मौलवियों ने आह भरी और काल को घूरने लगे, जबकि थोर और रैमी हंसने लगे। अरे, सभी पादरी इसी तरह का लुक अपनाते हैं। ये सिर्फ ड्रैगन पादरी वाली बात नहीं है, रैमी ने कहा। मुझे लगता है कि यह काल की एक विशेष बात है, हॉक ने सुझाव दिया। नहीं, वे लोट्स को भी ऐसा ही रूप देते हैं, थोर ने उसे याद दिलाया। आप सचमुच नहीं समझते कि हम क्यों परेशान हैं, है ना? एक मौलवी ने पूछा। शांत रहो, मैंने उनसे वादा किया था कि अगर वे जीतेंगे तो मैं उन्हें रैंड कौशल प्रदान करूंगा, और मैंने पूरा भुगतान किया। उनके अनुचरों को धोखा देना देवताओं का अपमान होगा। आपके कितने जानवर उस कौशल का उपयोग कर सकते हैं? फेलियन कैटेगरल, जो पहले काल से जानकारी प्राप्त करने आई थी, ने पूछा। सिर्फ हॉक और कैरा। बाकी के पास वास्तव में पंजे नहीं है, इसलिए वे इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उनके पास हमला करने के अन्य तरीके हैं। ओह, मैं शर्त लगाता हूं कि मैं डिसइंटीग्रेशन को रैंड पर डाल सकता हूं और कौशल को और भी आगे फेंक सकता हूं। यह एक अच्छा कौशल है। कैरा को एहसास हुआ, रैंड फेंकी गई गेंदों की तुलना में बहुत बेहतर उड़ती है। हॉक सहमत हुए। अगली बार जब वे युद्ध में उतरेंगे तो कैरा एक खतरा बनने जा रहा था। मोनाक रैंड कौशल के रूप में डिसइंटीग्रेट अपने आप में काफी खतरनाक था। पादरी हताश होकर आहें भरने लगे और ऑर्थोस ने उन पर मुस्कुराकर कहा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि उसने बच्चों को उनके जन्मजात कौशल के ऐसे जटिल अनुप्रयोगों का उपयोग करना कैसे सिखाया, इससे पहले कि वे स्कूल जाने लायक भी हो जाएं। ड्रैगन ने सुझाव दिया। काल को अच्छी तरह पता था कि इसका कारण क्या था। कौशल मास्टर को जानवरों को बंधन में रखने की आवश्यकता नहीं थी, और जिन लोगों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, वे सभी कम से कम आधे जानवर थे। वह पूरी तरह से भूल गया था कि उसके पास लगातार सक्रिय कौशल था, क्योंकि यह उसकी टीम के लिए आवश्यक था। लेकिन जब वह एक कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो यह और भी अधिक प्रभावी था, क्योंकि यह लक्षित था। जब काल और जानवर मंदिर में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो एक प्रकृति पादरी को भयावह दृश्य दिखाई दिए। मैं कसम खाता हूं कि मैंने देवी को नाराज करने के लिए कुछ किया है। ये कैसे उचित है? कमल रोया। तुमने क्या देखा? कमल ने पूछा। वह एक छोटे ग्रिफॉन के साथ खेल रहा है। यह उसकी टीम का हिस्सा भी नहीं है, किसी ने उसे खेलने के लिए एक छोटा ग्रिफॉन दे दिया है। लोट्स ने शिकायत की, उसकी आंखों के कोनों में निराशा के आंसू थे। वह मंदिर में कब पहुंचा? क्या तुम्हें पता है कि यह किस तरह का मंदिर है? टेसा ने छोटे पादरी का ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करते हुए पूछा। दर्शन आमतौर पर उन्हें किसी तरह की मूल्यवान जानकारी देने के लिए होते थे, न कि सिर्फ एक ऊब चुकी पुजारिन को चिढ़ाने के लिए। वे पिछले एक सप्ताह से यहां फंसे हुए थे, किसी खबर या नए आदेश का इंतजार कर रहे थे। पहले दिन ही समस्याओं का समाधान हो गया था, और अब इस क्षेत्र में कोई ज्ञात खतरा नहीं था। डॉक खदान के कैफेटेरिया में था, तथा श्रमिकों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करने में मदद कर रहा था। कंपनी प्रत्येक शिफ्ट में भोजन उपलब्ध कराती थी, लेकिन अन्य लोग शहर के एकमात्र होटल के बाहर प्रांगण में आराम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज से उन्हें पता चल जाता था कि कुछ आने वाला है,
लेकिन रेडियो पर कोई घोषणा नहीं होती थी जिससे उन्हें पता चल सके कि उन्हें पिकअप के लिए तैयार रहना है। आमतौर पर कोई भी पिकअप उड़ान उन्हें पहले से चेतावनी दे देती थी ताकि वे समय बर्बाद न करें। ये पहला हेलीकॉप्टर था जिसकी आवाज उन्होंने तब सुनी थी जब वे वहां से उतरे थे, और कुछ सेकंड बाद उन्होंने देखा कि यह ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट का हेलीकॉप्टर था, इसलिए यह उनके लिए ही आया था, भले ही कोई संदेश न आया हो। पायलट ने इसे शहर की सीमा के बाहर एक मैदान में उतारा, और 10 एजेंट मिशन टीम उतर गई। ये वह नहीं था जिसकी उनमें से किसी ने उम्मीद की थी। कर्नल वेलेरी ने टीम को शहर की दीवार तक पहुंचाया, क्योंकि हेलीकॉप्टर के रोटर नीचे घूम रहे थे, जिससे पता चलता है कि वे कम से कम कुछ घंटों के लिए यहां रहने की उम्मीद कर रहे थे। देवियों और सज्जनों, ये देखकर अच्छा लगा कि आप सभी ने आराम किया। उच्च पुजारी डग कहाँ है? कैफेटेरिया। टेसा ने कंधे पर हाथ रखकर उत्तर दिया। क्या आप उसे लाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे? हमें कुछ नई खुफिया जानकारी के बारे में चर्चा करनी है जो हमें मिली है। टेसा ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमारे पास आपके लिए भी कुछ है। हाई प्रीस्टेस लोट्स को पूरे दिन सपने आते रहे हैं। बॉब डॉग को लेने के लिए भाग गया, जबकि कर्नल उन्हें मेयर के कार्यालय में ले गया, जो शहर का एकमात्र ध्वनिरोधी क्षेत्र था जहां सुरक्षित बैठकें आयोजित की जा सकती थी। कुछ ही मिनटों में लिथियम माइंस गांव के मेयर सहित सभी लोग वहां एकत्र हो गए। मेरा मानना है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां कही गई कोई भी बात इस कमरे से बाहर नहीं जाती। वेलेरी ने कहना शुरू किया। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और वह आगे बोली। हमें पुष्टि मिली है कि राजकुमार काल जीवित है। उसे हाल ही में दिव्य पशु राष्ट्र में एक पशु देवता मंदिर में देखा गया था। उसे बलपूर्वक वापस लाने का प्रयास करना वर्तमान में सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम मंदिर में 2 ड्रैगन के संपर्क में हैं और हमें विश्वास है कि हम उसे सुरक्षित रूप से सीमा पर वापस लाने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोट्स ने झुंझलाहट में बड़बड़ाहट की, और कर्नल ने उसका ध्यान पादरी की ओर मोड़ दिया। मुझे पूरे दिन उसके बच्चे राक्षसों के साथ खेलने के दृश्य दिखाई देते रहे हैं। मुझे लगता है कि उसने पादरी के साथ एक सौदा किया है कि वह उसे बच्चों की देखभाल करने देगा, या शायद सबसे छोटे अनुचरों को प्रशिक्षित करेगा। यह उचित नहीं है। कर्नल वेलेरी असमंजस में दिखे, इसलिए टेसा ने समझाया। ये लोट्स की बात है। वो दृश्यों को ऐसे देख सकती है जैसे कि वो वहां मौजूद है, केवल वो किसी चीज को छू नहीं सकती। पहले यह एक एल्वेन गांव में युवा एल्व्स के साथ काल का दृश्य था, फिर आज ये युवा राक्षसों के साथ उसका दृश्य है। ये भी प्रतीत होता है कि उसका एक नया साथी है, एक हनी बेजर, और रेमी एक नागा जादूगर, या संभवतः एक नागा रानी के रूप में विकसित हो गई है। कर्नल चौंक गया। इससे चीजें जटिल हो सकती है। अगर उसके पास इतनी शक्ति है, तो दिव्य जानवर उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वह एक उच्च स्तरीय खतरा है जो भविष्य में उनके खिलाफ हो सकता है, और उसका वर्ग उसे जानवरों को बांधने की अनुमति देता है। अगर ड्रैगन्स हमारे साथ काम करने और उसे वापस लाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उसे वापस लाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन ये सरकार की समस्या है। हमारी टीम आप सभी को उनसे मिलने की तैयारी के लिए यहाँ एकत्रित करने आई है, ताकि रेड ड्रैगन के साथ अनुबंध टूट न जाए। डॉग ने सोचते हुए मेज थपथपाई। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है कि वो जंगल से भाग जाए? अगर कोई ऐसा है जो दिव्य पशु राष्ट्र के जंगली इलाकों से नहीं डरता, तो वह वही है। वास्तव में उन्हें शायद ये भी एहसास न हो कि वो उनमें से एक नहीं है। अगर वो अपना हुड ऊपर कर ले, तो वह जानवरों में से एक के रूप में पहचाना जा सकता है। कर्नल वेलेरी ने आह भरी। हमें इसी बात का डर है। वो अभी मंदिर में है, लेकिन वे उसे जाने से नहीं रोक सकते, और इससे वह हमारे जासूसों और किसी भी तरह की सुरक्षा की पहुंच से बाहर हो जाएगा जिसका वो आनंद ले रहा होगा। वहां 2 ड्रैगन हैं, एक कांस्य ड्रैगन अधिपति और एक कमांडर रैंक ग्रीन ड्रैगन जो उनके मंदिर में अपने उपचार कौशल का अभ्यास कर रहा है। कमल एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर भौहें सिकोड़ ली। उसका जुड़ा हुआ ड्रैगन कमांडर रैंक का किशोर ग्रीन ड्रैगन था। अगर यह कोई दृष्टि नहीं थी, बल्कि उसके संरक्षक से मिली जानकारी थी जो आमतौर पर नई चीजें देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, तो ये सभी तरह से समझ में आता। उसे कभी भी खुद से चीजें देखने को नहीं मिली, इसलिए अब जब उसने उन्हें देख लिया है, तो वह बस लोट्स के साथ सब कुछ साझा कर रही थी। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे लगा कि उसका संरक्षक भोला भाला है और मंदिर में प्रशिक्षु बनने की अवधारणा से उसे दिलचस्पी है। तो यह उसका ग्रीन ड्रैगन नहीं था, बस एक और युवा ड्रैगन था। किसी तरह ये राहत की बात थी। कर्नल वेलेरी ने अपनी व्याख्या जारी रखी। आज रात हम सीमा पर जा रहे हैं और दिव्य पशु राष्ट्र के प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। हम आधिकारिक तौर पर उनके साथ युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ विशेष रूप से अच्छे संबंध भी नहीं रखते हैं।
इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करे। मुझे नहीं पता कि वे हमसे मिलने के लिए किसे भेजेंगे, लेकिन अतिरिक्त सम्मान रखें और याद रखें कि वे दूसरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, एक तटस्थ राष्ट्र जिसके साथ हमें दिग्गजों के साथ अपने संघर्ष में तटस्थ रहने की आवश्यकता है। वे अपने प्रतिनिधि के रूप में एक निम्न श्रेणी के जानवर को भेजने के लिए जाने जाते हैं, बस ये देखने के लिए कि क्या हम इसे अपमान के रूप में लेंगे। इसका मतलब है कि प्रतिनिधि के साथ बच्चे या जंगली जानवर जैसा व्यवहार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनसे कोई अपमानजनक बात नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में, अगर आप चाहते हैं कि हम महीनों तक सिरदर्द के बिना काल को वापस ले आएं तो कुछ भी गलत न करें। दाना हंसी। तुम्हें पता है, अब जब थोर दिव्य जानवर राष्ट्र के पादरियों से घिरा हुआ है तो वो शायद वहां से जाना न चाहे। वे जानवरों के लिए बहुत दोस्ताना है ना? इसलिए भले ही वे काल को वहां न चाहते हो, लेकिन टीम के बाकी सदस्य काफी लोकप्रिय होने चाहिए। ओफेलिया हंस पड़ी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि थोर लोकप्रिय न हो। हर कोई थोर से प्यार करता है। बयूरो टीम के सदस्य हंस पड़े। वे केवल कल्पना कर सकते थे कि अगर दिव्य जानवर किसी अभिजात वर्ग को वापस लाने में सहायता करने से इनकार कर देते तो क्या होता, जिसे एक विसंगति द्वारा वहां लाया गया था, क्योंकि उसके जानवर बहुत ही पसंद करने योग्य थे। टीम इस विचार पर मुस्कुराई। वे निश्चित रूप से ऐसा होते हुए देख सकते थे, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि अब उनके पास काल की सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय जानकारी थी और न कि केवल छोटे जानवरों के साथ उसके व्यवहार के बारे में अस्पष्ट कल्पनाएं। 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर दिव्य जानवर राष्ट्र की सीमा पर उतरा, जहां से फ्लोक्वार नदी का मुख्य जल स्रोत एक प्राकृतिक झरने से शुरू होता है। उनसे मिलने के लिए कई तरह के जीव इकट्ठे हुए थे। उनमें एक डायब भालू, एक ड्रैगनकिन पुजारी और मोर बिल्लियों की एक तिकड़ी थी। पुजारी के अलावा, जो कमांडर रैंक की उच्च पुजारी थी, बाकी सभी मजबूत सम्राट थे। कर्नल को उम्मीद थी कि दिव्य जानवर राष्ट्र अपमान के रूप में एक कमजोर प्रतिनिधि भेजेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उनसे मिलने के लिए एक असाधारण शक्तिशाली आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भेजा था। जानवरों के पीछे अभी भी एक पोर्टल खुला था, जो बैठक समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था, और ओफेलिया को संदेह होने लगा कि यह बैठक शायद उस तरह से न हो जैसा वे उम्मीद कर रहे थे। इसलिए जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, उसने वेबिया रूप धारण कर लिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके दल के साथ कम से कम एक बीस्ट किन अवश्य हो। उसे कुछ उम्मीद थी कि इससे उसे महसूस होने वाली दुश्मनी को कम करने में मदद मिलेगी, और अपने डायबिया रूप के विपरीत वो अभी भी वेबिया के रूप में बोल सकती थी। दोनों पक्ष कुछ मीटर की दूरी पर रुक गए और ड्रैगनकिन उच्च पुजारिन ने अन्य लोगों की उपेक्षा करते हुए नए आए मौलवियों की ओर सिर हिलाया। सबसे पहले, सद्भावना के संकेत के रूप में, उसने घोषणा की, फिर एक दृश्य खोला जिसमें काल को 5 साल के बच्चों के एक समूह को युद्ध का पाठ पढ़ाते हुए दिखाया गया। वो उन्हें साइड चोक होल्ड की कला दिखा रहे थे, जिसमें आप किसी जानवर की गर्दन के इतने करीब पहुंच सकते हैं कि हमला करते समय वो आपको काट न सके। थोर पृष्ठभूमि में सो रहा था और कर्नल वैलेरी सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार था। अगर वे काल को बच्चों के आसपास रहने देते तो जानवरों द्वारा उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाता और इससे उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता। हमें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी कि वह विदेशी देशों के प्रति इतना दोस्ताना व्यवहार न करे, कर्नल वैलेरी के सहायक ने उससे फुसफुसाकर कहा। लेकिन अगर वह नहीं होता तो अब उसकी हालत कैसी होती? उसने फुसफुसाकर पूछा। ड्रैगनकिन ने टेसा को आगे आने और उसके साथ बात करने का इशारा किया, लेकिन जब कर्नल ने उसके साथ शामिल होने की कोशिश की तो जानवर गुर्राने लगे। महापुजारिन, मुझे बताया गया है कि आपकी टीम का ड्रैगन देवताओं के साथ अनुबंध है, ड्रैगनकिन ने शुरू किया। टेसा ने चुपचाप सिर हिलाया और अनुबंध की एक प्रति निकाली। तो तुम 4 लोग? उसने पूछा। आमतौर पर हम 8 लोगों के समूह में यात्रा करते हैं। अधिकांश स्थितियों में ओफेलिया हमारा 5वां साथी होता है, जबकि मोगाना, बॉब और डक खतरनाक स्थितियों के लिए हमारी संख्या बढ़ा देते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली समूह था, जिसमें बॉब और डक दोनों रॉयल रैंक पर थे और मोगाना बिल्कुल बाधा पर थी। लेकिन उच्च पुजारिन को काल की अपने जानवरों के साथ युद्ध करने की शक्ति के बारे में बताया गया था, और वह अपनी युवावस्था के बावजूद दिव्य जानवर राष्ट्र में भी टीम का नामित नेता होगा। मुझे उनके अनुबंधित टीम के सदस्यों को उनके पास लाने की अनुमति मिल गई है, अब और नहीं। मैं वेबिया के लिए अपवाद बनाने को तैयार हूं, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। क्या संभावना है कि उसे यहां समूह में वापस लाया जा सकेगा? हमें भी कुछ कर्तव्यों का ध्यान रखना है, टेसा ने पूछा। ड्रैगनकिन उच्च पुजारिन ने अपना सिर हिलाया। महापुरोहित का कहना है कि उसके कौशल इतने मूल्यवान हैं कि उसका कर्ज चुकाए बिना उसे जाने नहीं दिया जा सकता। कौन सा कर्ज? ड्रैगनकिन ने कंधे उचका दिए।
मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे यह नहीं बताया गया, क्योंकि इसे गैर परक्राम्य माना जाता था। क्या आप पूछ सकते हैं? शायद हम अभी कर्ज चुकाने में मदद कर सकें। जैसे ही उसने संवाद मंत्र का इस्तेमाल किया, उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तथा केवल इतना कहा कि वे अभी भी छत से चिपचिपे पैरों के निशान साफ कर रहे हैं। इससे काल की पूरी टीम उलझन में पड़ गई। किसी भी जानवर में कीचड़ जैसी क्षमता नहीं थी, और जो जानवर छत पर हो सकते थे वे थे रे और हॉक, जिनमें से कोई भी पैरों के निशान नहीं छोड़ता। क्या काल ने ऐसा कुछ किया था जिसमें उसे घर के अंदर अपने चिपचिपे पैरों से लड़ना पड़ा था? उम्मीद है कि वो जानवर भगवान मौलवियों के साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुआ होगा। टेसा ने जवाब के लिए कर्नल वैलेरी की ओर रुख किया। दिव्य जानवर राष्ट्र में और अधिक कुलीनों को भेजने से एक को वापस लाने की कोशिश का उद्देश्य विफल हो गया, लेकिन उनके पास एक अनुबंध था जिसमें कहा गया था कि वे एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से किसी साहसिक यात्रा पर गया था, और यदि अब जब उनके पास उसके साथ जाने का मौका है, तो वे उसे अकेले जाने देते हैं, तो यह अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है। क्या मुझे ब्यूरो एजेंटों से विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय मिल सकता है? टेसा ने पूछा। उच्च पुजारिन ने सिर हिलाया और टेसा दूसरों से बात करने के लिए पीछे हट गई। अब मैं कहाँ जाऊं? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वे उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। हम यहाँ एलिट को वापस लाने के लिए आए हैं, लेकिन अनुबंध के अनुसार अगर उसे हमारे पास नहीं लाया जाएगा तो हम में से अधिकांश को उसके पास जाना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कर्नल वैलेरी ने आह भरी और सिर हिलाया। अगर बात यहीं तक पहुंचती है तो उनसे शर्तें लेने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि एक शर्त हो कि जब उसका सारा कर्ज चुका दिया जाए तो वह आप सभी को घर वापस भेज दे। मुझे संदेह है कि यह एक मनगढ़ंत आरोप है, उसे वहां रखने का बहाना है। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकूं कि छत पर उसके पैरों के निशान छोड़ना एक झूठा आरोप था। दाना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सभी इस बात से थोड़े चौंके थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह कहेगा कि यह असंभव है, या यहाँ तक कि असंभव भी नहीं है। दूर से उन्हें डायबिया की गड़गड़ाती हंसी सुनाई दी। भालू निश्चित रूप से उससे मिल चुका है। अगर वो काल को नहीं जानता होता तो वो इतना जोर से नहीं हंसता, डग ने कहा। डायबिया ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे सभी को पता चल गया कि उसकी सुनने की शक्ति इतनी संवेदनशील है कि वो उनकी फुसफुसाहट भी सुन सकता है। हम ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हैं कि यह सब एक गुप्त बैठक है? हम सब एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, दाना ने पूछा। भालू और मूर बिल्लियां उसकी टिप्पणी पर जोर से हंसने लगी, और यहां तक कि ड्रैगनकिन पुजारिन भी हंस पड़ी। टेसा दिव्य जानवर राष्ट्र समूह की ओर वापस चली गई। हम अपने साथी से तब तक मिलने के लिए कहेंगे जब तक हम सब एक साथ नहीं निकल सकते। हम आपसे यही मांगते हैं कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी दें और जल्द से जल्द गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में हमारी वापसी की गारंटी दें। उच्च पुजारिन 1 मिनट के लिए चुप रही और शब्दों पर विचार करने लगी। हम आपको उसके पास लाने और रेड ड्रैगन के साथ अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए सहमत हो सकते हैं, जब तक कि आप सभी एक साथ नहीं चले जाते, हमारी सुविधानुसार, उसने सुझाव दिया। ये बिल्कुल वैसी बात नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले सुविधा के कई अपवाद थे, लेकिन यह एक बुरा समझौता नहीं था, क्योंकि वे अनुबंध की शर्तों को पूरा करने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए थे। अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि उन्हें लाल ड्रैगन को खुश करने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें लंबे समय तक एक सुरक्षित मंदिर में रखना मुश्किल होगा, क्योंकि दिव्य जानवर किसी के साथ युद्ध में नहीं थे। उनके राष्ट्र पर शासन करने वाले ब्लैक ड्रैगन को इसकी आवश्यकता नहीं दिखी। महाद्वीप पर मौतें खुद को संतुलित कर रही थीं। कर्नल वैलेरी ने सिर हिलाया और टेसा को एक छोटा बैग दिया जिसे उसने अपने स्टोरेज में रख लिया। वो बाद में उसमें रखी चीजों की जांच कर सकती थी, लेकिन ये संभवतः नियमित रेडियो रेंज के बाहर से घर से संपर्क करने का एक तरीका था। टेसा को ये जानने के लिए बस इतना ही संकेत चाहिए था कि वे जा रहे हैं। टीम ने मैकेंजी भाइयों और मोगाना को अलविदा कहा, फिर जानवरों का उनके गंतव्य तक पीछा करने के लिए तैयार हो गए। हमारे जाने से पहले कुछ बुनियादी नियम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह एक मानव राष्ट्र नहीं है, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करें। आपकी सैन्य और सरकारी रैंक हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जानवरों की अपनी रैंकिंग प्रणाली है। हमने इस पर केवल इसलिए सहमति जताई है क्योंकि हम इनकार करके देवताओं को नाराज नहीं करना चाहते। अब अगर तुम ये समझ गए हो तो हम दोनों को साथ रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो तुम्हें ज्यादा तेजी से यात्रा करने देती हैं, तो मेरा सुझाव है कि तुम उनका अभी इस्तेमाल करो। हम सीधे गंतव्य तक जाने वाला कोई पोर्टल नहीं खोलेंगे, उच्च पुजारिन ने समझाया। दाना ने अपनी मूवमेंट स्किल को सक्रिय किया,
लेकिन किसी भी पादरी के पास ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें इससे बहुत मदद कर सके। हालांकि ड्रैगन देवताओं की उच्च पुजारियों के रूप में उनके पास कुछ ड्रैगन विशेषताएं और ठोस सहनशक्ति थी। हालांकि जब ओफेलिया अपने डायर भालू रूप में परिवर्तित हुई तो बड़े मोनाक रैंक डायर रैंक भालू ने एक गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली जो लगभग दोस्ताना लग रही थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई प्रशंसक है, डाना हंस पड़ी, जबकि ओफेलिया ने भालू की ओर आंखें घुमाई। शांत हो जाओ बड़े लड़के, वो एक वेयबियर है, उसका डिफॉल्ट रूप मानव है, डायबियर नहीं। यह एक कौशल है जो उसने सीखा है, टेसा ने चिढ़ाते हुए कहा। जानवरों के समूह में से उच्च पुजारिन हंसी, फिर अपने विशाल रोएदार दोस्त को आंख मारी। इसके बाद वो बयूरो टीम को पीछे छोड़कर उन्हें पोर्टल के माध्यम से ले गई। पोर्टल के दूसरी ओर स्थित जानवर वहां से गुजर रहे समूह को देखकर प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन उसे अधिकांश बातचीत सुननी चाहिए थी और उसने उन्हें क्षेत्र से जाने से रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक अच्छी तरह से यात्रा किए गए कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए चला गया। वे दूर से हंसने की आवाज सुन सकते थे और डाया बियर खुशी से चिल्ला रहा था। ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे होंगे। वे रात के खाने के बाद फिर से बाहर आ गए हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उच्च पुजारिन ने समझाया। क्या ये कोई सौदा है जो तुमने उसके साथ किया है? टेसा ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जब आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। काल को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी उसके पास आने वाला है, इसलिए वो एकोलाइट्स और कैरा के बीच एक मुकाबला देख रहा था तथा उन्हें इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि उन्हें एक उग्र जंगली जानवर से निपटना पड़ सकता है। अन्य लोग कौशल के बिना लड़ने के लिए बहुत बड़े थे, या रेमी के मामले में उसके छोटे रूप में बहुत घातक थे। सांप के रूप में रेमी का एकमात्र हमला एक विषैला काटना था, और उसके रैंक पर यह तुरंत एकोलिट्स को मार देगा। दूसरी ओर कैरा अपने कौशल को निष्क्रिय कर सकती थी और बच्चों के साथ तब तक खेल सकती थी जब तक वे चाहें। उसने अपनी पीठ को फुला लिया जैसे वो गुस्से में थी और बच्चों को अपने चारों ओर घेरा बनाने दिया। बड़े पादरी हंसे। एक शून्य बेजर शायद ही कभी रक्षात्मक और क्रोधित होता है। वे किसी भी चीज से डरते नहीं थे, वे बस तब हमला करते थे जब वे क्रोधित होते थे, लेकिन वो 7 साल से कम उम्र के बच्चों से लड़ रही थी। जब वो आश्वस्त हो गई कि बच्चे सही स्थिति में हैं, तो कैरा ने एक लड़के को कमर से पकड़ लिया और उसे घुमाकर पटक दिया तथा उसके पेट को सहलाते हुए काटने का नाटक किया। हमने अभी क्या किया? तुम उसे इस तरह से तुम्हें पकड़ने नहीं दे सकते। अगर तुम जंगली जानवर के साथ ऐसा करोगे तो वे तुम्हें खा जाएंगे, काल ने बच्चों को याद दिलाया। उन्होंने बताया, जिस पर निशाना साधा गया है उसे अपने हथियार से उसके पंजे पर प्रहार करना चाहिए, जबकि अन्य उसे पकड़ने और रोकने के लिए आगे बढ़ें। अब फिर जाओ। इस बार लड़के ने पीछे हटते समय कैरा के पंजे को दूर करने के लिए अपनी प्रशिक्षण तलवार का इस्तेमाल किया और शून्य बेजर ने दूसरों का पीछा करना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी योजना विफल हो गई थी। चारों ओर इकट्ठा हो जाओ, उसे जमीन पर गिरा दो, तुम उसे मार सकते हो, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, काल ने प्रोत्साहित किया। उसने एक को अपेक्षा से अधिक जोर से मारा और काल ने आगे बढ़कर उस छोटे अनुचर को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। अपना ध्यान बनाए रखो, सामने ढाल लिए लड़ा के उसे व्यस्त रखो। इस प्रकार डाना ने समूह को मंदिर के प्रशिक्षण मैदान में ले जाकर कारा को एक वेयरवुल्फ के साथ सिर पर लॉक करके उसे गीली योनी देते हुए पाया। काल, तुम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? उसने पुकारा। दाना, तुम यहाँ कैसे पहुंची? जब तक मैं वापस नहीं आया मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मिलिए कैरा से, जो पंखों वाला शून्य बेजर है और टीम का सबसे नया सदस्य है। कैरा ने लड़के को छोड़ दिया और उड़कर दाना के पास पहुंची तथा उसे जमीन पर ले गई जहां उसकी उचित जांच की जा सकी। तुम्हारी दोस्त एक मानव जादूगर है, वे थोड़े नर्म होते हैं, उसे कंगन दे दो, नहीं तो मैं उसे नमस्ते कहने की कोशिश में ही तोड़ दूंगा। कृपया मेरी टीम के सदस्यों को मत तोड़ो। संभवतः 2 पादरी और एक बरस्कर आ रहे हैं, सभी इंसान हैं। दाना ने शून्य बेजर की ओर देखा जो उसे सूंघ रहा था और उपकरण का निरीक्षण करने के लिए उसके कवच को खींच रहा था। वस्त्रों से राय की गंध आ रही है, यह अच्छा है, उन्हें फटना नहीं चाहिए। ओह, और भी लोग हैं। कैरा ने अपने पंख फैलाए और आगे बढ़ी, लेकिन लोट्स ने उसे रोक लिया और पकड़ लिया। तुम बहुत प्यारे हो, मैं लोट्स हूं। क्या तुम काल के दोस्तों में से एक हो? उसने पूछा। यह अच्छी तरह से नहीं सुनता है। कैरा ने अपने पंख फैलाए और जोर से फड़फड़ाते हुए खुद को और लोट्स को हवा में उठा लिया ताकि वह पादरी को ओफेलिया की पीठ पर रख सके। फिर वो टेसा की जांच करने के लिए नीचे खिसक गई, जिससे लोट्स उलझन में पड़ गया।
मैं कसम खाता हूं कि मैंने उसे अच्छी तरह से पकड़ रखा था। बेजर को पकड़ना मुश्किल है, लोट्स ने कहा। जादू के साथ भी वे ज्यादातर वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है। आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लगा, लेकिन आप यहाँ कैसे पहुंचे? जब तक कि मेरा नक्शा पढ़ने का कौशल असाधारण रूप से खराब न हो, हम सीमा से बहुत दूर हैं। टेस्सा काल के सवाल पर हंस पड़ी। वे हमें अनुबंध के कारण आपके पास लाए हैं। जाहिर है, आपके जाने से पहले आपके पास करने के लिए कुछ काम है। काल ने सिर हिलाया। ये सच है। मैं बच्चों को उनके जन्मजात कौशल का उपयोग करना सिखा रहा हूं, और हमने पिछले 1-2 दिनों में कुछ बहुत ही रोचक नई चीजें सीखी हैं। ओह, तुमने क्या सीखा? टेसा ने पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि काल जानवरों से भरे मंदिर में पूरी तरह से भटक गया था। वह प्रकृति पुजारियों जितना ही बुरा था, लेकिन वो सिर्फ नए अनुभवों पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम कौशल का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। खैर, पहली बात तो यह है कि मैं बच्चों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पाया कि मैं कौशल पुस्तकों का बिल्कुल नए तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। हम बस शुरू करने ही वाले थे, अगर आप देखना चाहें तो। वे भ्रमित थे, लेकिन जब काल ने रेमी को नागा रानी के रूप में बुलाया, तो वे सभी चौंक गए। ओह, ठीक है। रेमी आगे बढ़ी। वह अभी तक केवल सर्प बोल सकती है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। अब उस भाग की बात करें जिसका हम परीक्षण करने वाले थे। ऑथोस अपने हाथों में एक ताज़ा लिखी हुई किताब लेकर बाहर आया और अनिच्छा से उसे काल को सौंप दिया। अगर यह गलत हुआ, तो ड्रैगन के दृष्टिकोण से काल किताब का उपयोग करेगा और यह गायब हो जाएगी। उनके शिलालेखवादियों ने इस पर आधा दिन बिताया था। वो इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन काल को भरोसा था कि उसका सिद्धांत काम करेगा। काल ने कौशल पुस्तक खोली और रेमी को इसे पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि रेमी को ज्ञान हस्तांतरित करने के लिए कौशल मास्टर का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये 4 भुजाओं वाली युद्ध शैली थी, और काल के इसे इस्तेमाल करने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन अगर वे किताब रेमी को देते, तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता था। ड्रैगन इसके लिए सहमत नहीं था, लेकिन उसने काल को इसे उधार देने पर सहमति व्यक्त की, इस शर्त के साथ कि अगर यह काम नहीं करता है तो वो इसके बदले में समान मूल्य की कोई चीज ले लेगा। काल को निर्देश जपने में 15 मिनट लग गए, और फिर रेमी ने कौशल की गतिविधियों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वो अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके पास मूल बातें थीं, और अभ्यास के साथ वो हर मिनट बेहतर होती जा रही थी। वापस आओ और मैं फिर कोशिश करूंगा। दूसरा पाठ शायद मदद करेगा, काल ने सुझाव दिया। वो सही था। दूसरी बार रेमी काफी बेहतर थी। अभी भी उसके पास वो कौशल नहीं था, लेकिन वो उसके करीब पहुंच रही थी। काल ने किताब बंद की और घास पर बैठ गया। इसमें अपेक्षा से कहीं ज्यादा ऊर्जा लगी, उसने समझाया। इससे पहले कि काल किताब को गंदा कर देता, ऑथोस ने किताब वापस ले ली, लेकिन प्राचीन ड्रैगन खुशी से मुस्कुरा रहा था। ये वास्तव में काम करता है। आप किसी जानवर को किताब से कोई कौशल सिखा सकते हैं, उसे नष्ट किए बिना। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनकी हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी को उनके बारे में पता न चले। उन्होंने खुशी जताई। तो यही वो चीज है जो इतनी महत्वपूर्ण थी कि तुम नहीं जा सकते थे। वे चाहते हैं कि तुम एक जानवर को एक दुर्लभ कौशल का उपयोग करना सिखाओ। दाना को एहसास हुआ। ऑथोस ने सिर हिलाया। न केवल एक दुर्लभ कौशल, बल्कि मैं चाहता हूं कि वह हमारे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक महान कौशल सिखाए। तुम उसे कौन सा हुनर सिखाना चाहते थे? टेसा ने ड्रैगन के इरादों पर संदेह करते हुए पूछा। तुम्हें इतना संदेह करने की जरूरत नहीं है, युद्ध पादरी। मैं एक कांस्य ड्रैगन हूँ, कानून और व्यवस्था के देवता का अनुयायी हूँ। मुझे काम करने के तरीके में व्यवधान पसंद नहीं है, और अनादर के लिए मेरे पास कोई नरमी नहीं है। वो पूरी तरह से मेरे बारे में बात कर रहा है। कैरा हंसी, ये याद करते हुए कि कैसे उसने उसकी नाक पर थप्पड़ मारा था। नए आए सदस्य ड्रैगन के गुस्से से थोड़े चिंतित थे, लेकिन काल कैरा के बेपरवाह रवैये पर मुस्कुरा रहा था। क्यों न हम अभी कोशिश करें, यह मजेदार हो सकता है। मुझे काफी समय से कोई एपिक कौशल देखने को नहीं मिला है। जब से मैंने बेस्टियल रेमेंट सीखा है, तब से नहीं, काल ने सुझाव दिया। ठीक है, कृपया अंदर आइए। हम आपके दोस्तों के लिए जलपान की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप प्रकृति पुजारिन को रोकना चाहेंगे। प्रकृति की उच्च पुजारिन, काल ने सही किया, जिससे ड्रैगन ने अपनी आंखें घुमा लीं। प्रकृति उच्च पुजारिन, वो अनिच्छा से सहमत हो गया। टेसा ने लोट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया, जो जानवरों के बच्चों का पीछा करते हुए दूर जाने वाला था। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने का वादा किया था, लेकिन शून्य बेजा गायब हो गया था, और राय उसका ध्यान भटकाने के लिए तैयार नहीं थी।
साथ ही उसके दिमाग में नवजात ग्रीन ड्रैगन सभी बातें जानना चाहता था। ऑथोस काल को एक सुरक्षित कमरे में ले गया, जहां हर चीज पर सुरक्षात्मक जादू डाला गया था। मेज पर एक बड़ी किताब रखी थी, जिसका पहला पन्ना खुला था और शीशे के नीचे बंद थी। ये पुस्तक बहुत नाजुक है, हम तुम्हें इसे छूने नहीं देंगे। क्या तुम इससे शिक्षा दे सकते हो? ऑथोस ने पूछा। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ, इसलिए जब तक कोई पृष्ठ बदल सकता है, मुझे इसे पढ़ाने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या कोई वास्तव में कौशल के साथ संगत है। दुर्लभ कौशल एक उत्कृष्ट कारण के लिए दुर्लभ होते हैं, काल ने उसे याद दिलाया। हमारे पास एक उम्मीदवार है, ऑथोस ने सरलता से उत्तर दिया। उसने सीटी बजाई और एक मोर बिल्ली, जो काल ने पहले कभी नहीं देखी थी तथा जो सम्राट के पद की ऊंचाई पर थी, ड्रैगन के पास आकर बैठ गई। ठीक है, इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको शांत रहने की जरूरत है। क्या कोई ऐसी चीज है जो मदद कर सके? उसने पूछा। बिल्ली ऑथोस की ओर मुड़ी और ऑथोस के सिर हिलाने से पहले वे मानसिक रूप से बातचीत कर रहे होंगे। नहीं, वो ठीक हो जाएगा। क्या आपको उसे हिलाने की जरूरत है? आपने बच्चों के साथ देखा कि शिक्षण सीधे शारीरिक संपर्क के साथ बेहतर काम करता है। यदि आप यहां आ जाएं, ताकि मैं पढ़ते समय अपना हाथ आपके ऊपर रख सकूं, तो ये सबसे अच्छा होगा। मोर बिल्ली थोड़ा सा हिली ताकि वो काल को देख सके, लेकिन उसकी पूंछ काल के कंधों पर लटकी हुई थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अब अध्याय 1, भूत जानवर चुपके कौशल की अनिवार्यताएं। जब वे किसी पृष्ठ के अंत में पहुंचते तो ऑथोस उन्हें जादू से पलट देता, और काल हाल ही में सुधारी गई स्किल मास्टर क्षमता को मूर कैट और रे दोनों पर केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता। वह अपनी जगह पर आराम कर रही थी, लेकिन ध्यान से सुन रही थी। उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, वे स्थायी रूप से जुड़े हुए थे, और यह बिल्कुल वैसा ही कौशल लग रहा था जिसे वो पसंद करेगी। यह एक मूर बिल्ली के लिए भी आवश्यक कौशल था, जो सम्राट पद के शिखर पर थी, ताकि वो एक भूतिया बिल्ली के रूप में विकसित हो सके और बाधाओं को तोड़कर अधिपति बन सके। रे को मानवीय राजनीति की समझ नहीं थी, लेकिन वह जानवरों को समझती थी, और काल से यह एक बहुत बड़ा उपकार था। किसी जानवर को अधिपति पद पर पहुंचाना देश की सर्वोच्च युद्ध शक्ति में वृद्धि करता है। किसी युद्ध में एक या दो और अधिपति भी उसे किसी एक राष्ट्र के पक्ष में झुकाने के लिए पर्याप्त हो सकते थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कैरा ने पादरी से भागते समय छत पर पैरों के निशान छोड़े हों। यहां तक कि गंदगी साफ करने वाले बच्चों को पढ़ाना भी उनके कर्ज को चुकाने के लिए काफी था। लेकिन वो जानती थी कि काल ये सब उसके लिए उतना ही कर रहा था जितना कि मूर बिल्ली और कांस्य ड्रैगन के लिए। यह एक महाकाव्य ग्रेड कौशल था जो उसे अधिपति रैंक तक ले जाने में पूरी तरह सक्षम था, और जब वह इसे सीखती तो संभवतः यह उसे तुरंत विकसित कर देता। ये तो अज्ञात था कि विकास क्या रूप लेगा, लेकिन अपने भविष्य के लिए वो इस कौशल के हर पहलू को सीखने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी लंबा अभ्यास क्यों न करना पड़े। लेकिन ये कौशल उसके लिए स्वाभाविक था, उसी तरह जैसे उसके अपने जन्मजात कौशल थे, गोलम से भी अधिक स्वाभाविक, और वह अपने गोलम से प्यार करती थी। शायद यह एक ऐसा कौशल था जो आगे बढ़ने के साथ साथ उसने स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लिया होगा। जब काल ने एक बार पुस्तक पढ़ ली तो उसे एहसास हुआ कि यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन दोनों में से किसी भी जानवर ने अभी तक इस कौशल में महारत हासिल नहीं की थी। इसका सार कुछ ऐसा था जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए पूरी तरह से विदेशी था, तथा इसे इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता था, यहां तक कि उन जानवरों द्वारा भी नहीं जो अपने नए रूप में इसे एक जन्मजात कौशल कहेंगे। घोस्ट बीस्ट ने वास्तव में आपको नहीं छिपाया, यह अन्य कौशल द्वारा ध्यान रखा गया था। घोस्ट बीस्ट आपको वास्तविकता के साथ चरण से आधे रास्ते से बाहर निकलने देता है ताकि आप किसी वस्तु, जैसे कि दरवाजा या दीवार के माध्यम से कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकें। पाठ के अनुसार यह अविश्वसनीय रूप से थका देने वाला था, और कुछ लोग इसे दिन में एक से अधिक बार करने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन एक हत्यारे प्रकार के जानवर के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे या एक ठोस दीवार के माध्यम से कदम रखने में सक्षम होना एक बिल्कुल क्रूर लाभ था। नाम कौशल के अनुरूप था, और काल उस आतंक की प्रतीक्षा कर रहा था जो रे एक बार इस क्षमता में निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद पैदा कर सकती थी। मूर बिल्ली, जो अब भूतिया बिल्ली बन चुकी है या भूतिया बिल्ली बनने की राह पर है, वो इस क्षमता में निपुणता प्राप्त करने वाली पहली बिल्ली थी। लेकिन काल ने कर्तव्यनिष्ठा से कौशल पुस्तक को पढ़ना जारी रखा ताकि रे को सीखने का मौका मिल सके। बिल्ली अभी तक आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन काल को कौशल सक्रियण का आभास हो गया था, इसलिए वो काफी हद तक निश्चित था कि उसने क्षमता में निपुणता हासिल कर ली है।
उन्होंने संक्षेप में इस तथ्य पर विचार किया कि भूतिया बिल्ली वास्तव में घर में अधिकांश मनुष्यों के लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करती, क्योंकि वे कमरे में इतनी बड़ी होती हैं कि जब तक वे लेटी हुई न हो तब तक उनके लिए खतरा नहीं होता। लेकिन जंगल में या दिग्गजों से संबंधित सीमावर्ती देशों में इस तरह के प्रतिबंध नहीं होते। इससे पहले कि वे दूसरी बार इस अविश्वसनीय रूप से लंबी पुस्तक को पढ़ पाते, रे अपने स्थान पर स्थित एक वृक्ष के बीच से गुजरने में सफल हो गई थी। हो सकता है कि इसे गिनती में न लिया जाए क्योंकि वे वास्तविक नहीं थे, लेकिन जहां तक काल को पता था, कौशल सक्रिय था। उन्होंने दूसरी बार पढ़ना समाप्त किया और ऑथोस की ओर सिर हिलाया। मुझे लगता है कि काम पूरा हो गया है। कौशल को समझा जाना चाहिए और हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए यदि यह उन्नति की कुंजी थी तो यह अगले 1 या 2 दिन में आ जाना चाहिए, उन्होंने समझाया। कांस्य ड्रैगन मुस्कुराया, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने आज हमारी कितनी मदद की है। दिव्य पशु राष्ट्र को एक नया अधिपति रैंक वाला पशु प्राप्त करने की अनुमति देकर, जो अपनी प्रजाति के अन्य लोगों को उस कौशल में निर्देश देने में सक्षम हो सकता है जिसे उसने अभी सीखा है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने आज यहाँ जो कुछ किया है उस पर मेरी काफी अच्छी पकड़ है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे बाद में इसका पछतावा न हो। ऑथोस ने काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे समझदार लोग पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं क्या योजना बना रहा हूँ तो तुमने उसे इतनी प्रभावी ढंग से क्यों अपनाया? तुम उसे हर दिन 1 हफ्ते तक उम्मीद देने के लिए बस इतना ही दे सकते थे कि कोई अधीर हो जाए। काल ने प्राचीन ड्रैगन को देखकर मुस्कुराया, मुझे लगता है कि शक्तिशाली दोस्त होना बेहतर है ना? इस कौशल के बिना हमारे दोस्त के भूतिया बिल्ली बनने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऐसा कौशल नहीं है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए मूर बिल्ली के उस दिशा में विकसित होने की संभावना 0 के करीब है। बिल्ली खुशी से गुर्राने लगी, जो उसकी पूंछ से गूंज रही थी, जो अभी भी काल के कंधे पर लटकी हुई थी। शायद आप सही हैं, ये कहना कठिन है कि आप राष्ट्र के लिए खतरा है, जब यहाँ हर कोई आपको अपना मित्र मानने लगा है। यहाँ तक कि अनुचर भी आपकी शिक्षाओं के शौकीन है। वे कहते हैं कि आप मौलवियों की तुलना में अधिक प्रभावी शिक्षक हैं, और यह बात कुछ कहती है। वे दुर्लभ पुस्तकों के साथ पुस्तकालय से बाहर निकले और एक सफेद बालों वाली, सफेद आंखों वाली महिला उनके साथ आ गई। ओह, राजकुमार काल, आपको अपने सही समय पर वापस देखकर अच्छा लगा। आपकी यात्रा कैसी रही? उसने पूछा। वास्तव में ये काफी उपयोगी है। यदि आप विस्तृत संस्करण चाहते हैं तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कम से कम 3 बार कहानी सुनाई है। अब तक उन्हें ये याद हो जाना चाहिए था, काल ने विनम्रता से उत्तर दिया। ऑथोस ने हंसते हुए कहा, 3 बार कहना कम होगा। बिशप मिस्टी, क्या आपके पास हमारे लिए कोई रिपोर्ट है? कांस्य ड्रैगन ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बीस्ट मास्टर ने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है या वो अभी भी आपको बता रहा है। गोल्डन ड्रैगन नेशन के पास एक स्थिर कमांडर रैंक डेनगॉन है, और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह कम से कम आंशिक रूप से पूर्ण सिस्टम को जागृत कर रहा है, जिसमें प्राप्तकर्ताओं को यादृच्छिक रूप से या सीधे अपनी कक्षा का चयन करने की क्षमता है। और क्या था? मैंने एक दृश्य में देखा कि आप पहले ही कैरा और रेमी से मिल चुके हैं, इसलिए मुझे उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। क्या सेरो ने यहाँ या उससे पहले फॉरेस्ट ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश की थी? इसके बारे में चिंता मत करो, उसका खेल सहज है, लेकिन इतना सहज नहीं। काल हैरानी से देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि यह महिला कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। तो क्या यह पुष्टि हो गई है कि यह पुनः उभर रहा है? क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? सफेद आंखों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वे हमेशा की तरह बेतरतीब है, लेकिन इस इंसान को जहां वे दिखाई देते हैं वहां भेजे जाने में बहुत किस्मत है। शायद इसका मतलब है कि आपके मंदिर को अगला मिल गया है, क्योंकि जब वह वापस लौटा था तो उसे यहां भेजा गया था। ऑथोस ने आह भरी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन मुझे खुशी है कि आप रिपोर्ट देने के लिए समय निकालने में कामयाब रहे, बिशप। महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे समय मिल गया। यह अच्छा है। अब मुझे देखने के लिए चीजें हैं, लोगों से मिलना है। मैं बाद में वापस आऊंगी। फिर वो एक घने सफेद धुंध में बदल गई और खिड़की से बाहर गायब हो गई। अच्छा, वो एक दिलचस्प व्यक्ति है। क्या वो भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ता का रूप है? मैंने सुना है कि वे दुनिया को अनोखे तरीके से देखते हैं, काल ने पूछा। खैर, मैं यह नहीं कह सकता कि दुनिया को देखने का उसका तरीका सामान्य है, लेकिन मैं उसे सामान्य अर्थों में भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ता भी नहीं कहूंगा। इसका मतलब ये था कि उसके पास अस्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के अन्य तरीके थे। काल को ये याद रखना होगा। बिशप मिस्टी, उसे वो नाम याद होगा।
वो अगले कमरे में अराजकता सुन सकता था और काल मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लोट्स ने बिना किसी निगरानी के एकोलिट से मुलाकात की थी। उसे लगभग निश्चित रूप से पहले से ही एक व्याख्यान मिल गया था, लेकिन यह उसे लंबे समय तक रोके नहीं रख सकता था। जैसी कि उम्मीद थी, वो फर्श पर पैर मोड़कर बैठी थी। उसकी गोद में एक छोटी फेलियन बिल्ली थी और वो चर्च के सबसे कम उम्र के अनुचरों को कहानी पढ़ रही थी। डाना काल को गले लगाने के लिए उसके पास आए, फिर वो शर्मा गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ऑथोस अभी भी उसके दूर वाले हिस्से में खड़ा था। मैं तुम्हें तुम्हारी टीम से फिर से मिलवा दूंगा। हम कल दूसरे मामलों पर बात कर सकते हैं। रात्रिभोज के बाद अनुचर तुम सबको तुम्हारे कमरे दिखा देंगे। प्राचीन ड्रैगन काल को उसकी टीम के साथ छोड़कर चला गया। दिलचस्प बात यह है कि ओफिलिया अभी भी वेबियर के रूप में थी और उसने कवच पहना हुआ था। वास्तव में वे सभी कवच पहने हुए थे। आप जानते हैं, वे हमला नहीं करने वाले हैं, आप निश्चिंत रह सकते हैं, काल ने उन्हें याद दिलाया। आप बहुत आराम से हैं। हम एक विदेशी राष्ट्र में हैं, जिसका गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र या चर्च के साथ कोई आधिकारिक संधि नहीं है। कवच सिर्फ सामान्य ज्ञान है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि आप उनके लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने और उनके रैंकिंग जानवरों को नए कौशल हासिल करने में मदद करने में सहज है, टेसा ने जवाब दिया। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। सब कुछ नियंत्रण में है। खैर, लगभग सब नियंत्रण में है, लेकिन तुम अभी अभी यहाँ आए हो। कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें समझानी चाहिए। कारा और रेमी, क्या आप बाहर आकर नमस्ते कह सकते हैं? रेमी पहले बाहर आया और छोटे पादरी की प्रतिक्रिया से पहले ही उसने फेलियन बच्चे को लोट से चुरा लिया। जब रेमी ने लड़की को हवा में उठाया और उसे घुमाया तो वो फर्श के बीच में कुंडली मारकर बैठ गई और रेमी तथा युवा अनुचर दोनों हंस पड़े। रेमी, अब तुम नागा हो। रेमी ने बच्चे को टेसा को सौंप दिया, जो बच्चे को गोद में लेने के मामले में अन्य लोगों की तुलना में अधिक विश्वसनीय लग रही थी, और उसने खुशी से सिर हिलाया। रेमी ने अपने सिर पर लगे मुकुट की ओर इशारा किया, जो उसके घूंघट को नीचे पकड़े हुए था। एक नागा रानी, कमल ने अनुमान लगाया। रेमी ने फिर सिर हिलाया और लोट्स को गले लगा लिया। रेमी को इतनी स्नेही कब से बनने लगी? टेसा ने पूछा, जैसे ही उसे हाथ मिले। अब जब वह लोगों को गले लगा सकती है, बिना ये सोचे कि वह उन्हें मारने की कोशिश कर रही है, तो वह पूरी ताकत से लोगों से गले मिलती है। वो पहले दिन बच्चों को गले लगाते हुए मंदिर के चारों ओर दौड़ी भी। तुम यहाँ कब आए? टेसा ने पूछा। कल रात। आप मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जल्दी यहाँ पहुंच गए। अगर आपने मुझे एक और हफ्ता दिया होता तो मैं वफादार बच्चों की एक सेना तैयार कर सकता था। कुछ बुजुर्ग पादरी काल की ओर संदिग्ध नजरों से देखने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर रहा था और बच्चे उससे प्यार करते थे। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि हम डिनर के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्यों न हम इन नन्हे प्यारे बच्चों को हमें डाइनिंग हॉल तक ले जाने के लिए कहें? टेसा ने सुझाव दिया। युवा ग्रिफन, जिसने थोर चैलेंज के अंतिम दौर में पवित्र पत्थर प्राप्त किया था, ने अपने पंख फड़फड़ाए और भोजन की ओर उड़ने से पहले कमरे का चक्कर लगाया। सब लोग ग्रिफोन का पीछा करो। तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य की बात है, और बेहतर होगा कि तुम इसके लिए बैठ जाओ। काल हंसा। लोट्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक झलक मिली है। यह एक बेजर है, एक हनी बेजर। कैरा अपने स्थान से बाहर निकली और अपने पंख फैलाकर कमरे में चारों ओर उड़ने लगी। फिर प्रकृति पुजारिन से भिड़ गई और उसका चेहरा चाटने लगी। करीब। कैरा एक पंख वाली शून्य बेजर है, और ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, या कम से कम तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बॉडी लोशन में मौजूद शहद। लेकिन वह आश्चर्य नहीं है जिसका मैं मतलब कर रहा था। तुम उससे रास्ते में मिले थे, याद है? राय, तुम बाहर आकर अपना जलवा क्यों नहीं दिखाते? रे कमरे के बीच में दिखाई दी। बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह हमेशा दिखती थी। इसलिए वह वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात क्यों थी? यह एक रहस्य था। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच के बाद कि कोई और नहीं देख रहा है, वह आगे बढ़ी और उनके बगल की मेज के माध्यम से ठोस पत्थर की मेज से गुजरने के लिए भूत जानवर का उपयोग किया। क्या उसने अभी अभी ऐसा किया? टेसा ने धीरे से पूछा। उसने किया, काल ने सहमति जताई, इससे पहले कि राय अपनी झपकी में लौट आए। वो काफी हद तक निश्चित थी कि उसे अभी भी उस कौशल में महारत हासिल करने के लिए बहुत कुछ करना है, भले ही वो इसे अभी काम में ला सके। एपिक ग्रेड कौशल में इसे सक्रिय करने में सक्षम होने से कहीं अधिक शामिल है। किसी और ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सहायक लोग रात का खाना लेकर लौटने लगे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी चुपचाप जश्न नहीं मना रहे थे। डाना ने काल को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा
और उससे चुपचाप पूछा कि क्या वो अपने आगमन के बाद से यही कर रहा था। इसकी योजना नहीं बनाई गई थी, कम से कम उसके द्वारा तो नहीं, लेकिन अपने जानवरों के लिए एक भी कौशल एक बड़ी जीत थी, और रे का नया कौशल एक अविश्वसनीय था। तो क्या हम यहाँ जानवरों के अनुचरों के लिए स्थानापन्न शिक्षक के रूप में हैं? वे जितने प्यारे हैं, मुझे संदेह है कि वे रेड ड्रैगन को खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अब अनुबंध की शर्तों को पूरा किए हुए हमें काफी समय हो गया है, ओफेलिया ने उन्हें याद दिलाया। टेसा ने ये बताने से मना कर दिया कि काल के जाने के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसे उनके टाइमर में गिना गया था। सुनने वाले किसी भी व्यक्ति को ये जानने की जरूरत नहीं थी कि उनके पास अतिरिक्त समय था, लेकिन उसके पास एक विचार था। शायद हम उन्हें मना सके कि वे हमें युद्ध के मैदान में वापस जाने दें। यहाँ से माउंटेन जायंट नेशन का पिछला हिस्सा बहुत दूर नहीं है। अगर कुछ मनुष्य उन पर हमला कर देते हैं तो उन्हें जानवरों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। काल के दाहिनी ओर से कहीं से एक व्यंग्यात्मक हंसी की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। जबकि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मॉन्स्टर मैन एक मोनाक रैंक जायंट से मुकाबला कर सकता है, आपको ये समझना चाहिए कि वे उन्हें सीमा गश्ती दलों में एक बार में 10 भेजते हैं। यदि आप आत्महत्या करते हैं तो रेड ड्रैगन भी प्रभावित नहीं होगा। मानव। टेसा ने वक्ता की ओर देखा और पाया कि वह एक बड़ा और मांसल सिंह जैसा जानवर था, जो लगभग ओफेलिया के वेबियर रूप जितना बड़ा था। वो कमांडर के मजबूत पक्ष में था, लेकिन वह यहाँ रहता था, इसलिए वह माउंटेन जायंट्स के साथ उनकी सीमा पर स्थिति के बारे में उनसे ज्यादा विशेषज्ञ होगा। लेकिन ये सोचना कि उन्होंने दिव्य जानवरों के साथ सीमा पर इतनी मजबूत सीमा गश्ती लगाई, इससे मनुष्यों के खिलाफ उनकी ताकत में कटौती हुई, भले ही वे युद्ध में थे। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के पास सैकड़ों मोनाक रैंक के अभिजात वर्ग नहीं थे, और यदि जायंट्स उन्हें सीमा गश्ती के रूप में उपयोग कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा किया था। टेसा ने उस पर मुस्कुरा कर कहा, युद्ध पुजारिन को कम मत आंको, लेकिन तुम्हारी बात सही है, हम उस लायक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई सुझाव है कि रेड ड्रैगन को कैसे खुश रखा जाए, जबकि हम उस प्रतिनिधि के जल्द से जल्द सुविधा का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम वापस घर पहुंच सकें। जानवर ने कंधे उचका दिए, कोई विचार नहीं, लेकिन सीमा एक बुरा विचार है। समूह ने अपना भोजन समाप्त किया और सहायकों के साथ बिस्तर की ओर चल पड़े। हम आमतौर पर एक कमरे में 2 लोग रखते हैं, इसलिए मिस्टर काल को अकेले ही सोना पड़ेगा जब तक कि आप किसी अनुचर के साथ सोना न चाहें। एक छोटे से भेड़िया भाई ने उन्हें आगंतुक क्वार्टर में ले जाते हुए समझाया। या फिर मैं दाना के साथ साझा कर सकता हूं और उच्च पुजारिन लोट्स एक अनुचर के साथ साझा कर सकती है, काल ने प्रस्ताव दिया। लड़का घबरा गया, तुम लड़कियों के साथ कमरा साझा नहीं कर सकते, उनमें कुतियापन हो सकता है। काल ने लड़के के चेहरे पर घबराहट को देखकर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की, जबकि अन्य लोग भी हंसने से बचने की कोशिश कर रहे थे। कोई बुरा मत मानना, मुझे यकीन है कि तुममें वाकई कोई कमी नहीं है। जब उसे याद आया कि हर कोई उसे सुन सकता है तो वह हकलाया। काल ने दूसरों को देखकर मुस्कुराया, अच्छा देवियों, आपने युवा अनुचर की बात सुनी। ऐसा लगता है कि आप साझा कर रहे हैं, और मैं अनुचरों में से एक को अपना रूममेट बनाऊंगा। लोट्स ने काल पर जीभ निकाली, भले ही उसने उसे एक सहायक के साथ बंद करने की कोशिश की थी, उन्हें शायद ज्यादा नींद नहीं मिली होगी। केवल टेसा ही लोट्स को खुद को थका देने से पहले सुला सकती थी, लेकिन इससे नेचर क्लेरिक का मूड ठीक हो जाता। काल ने वास्तव में यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे किसी को उसके कमरे में स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि अनुचरों के पास अपने अपने कमरे होने चाहिए थे। लेकिन जब वह अंदर गया तो एक बिस्तर पर पहले से ही किसी प्रकार के ड्रैगनकिन ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाल सफेद और सींग चांदी के थे। शुभ संध्या, काल ने बिस्तर पर चढ़ने की तैयारी करते हुए धीरे से कहा। वो व्यक्ति पलट गया और जानी पहचानी सफेद आंखें उसे घूरने लगीं। बिशप मिस्टी, काल ने पूछा, पहली कोशिश में ही सही, बहुत बढ़िया। अब जबकि बाकी सब सो चुके हैं, मेरे पास आपसे कुछ सवाल हैं कि आपने अतीत में क्या देखा था और क्या सीखा था। मैंने तुम्हें वहां भेजा था, लेकिन मुझे तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने का मौका नहीं मिला। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो परेशान करने वाला आर्क बिशप फिर से मुझे परेशान कर रहा था। तुमने मुझे भेजा तो यह कोई असामान्य बात नहीं थी, काल ने पूछा। अब वो इस अजीब प्राणी से सावधान हो गया था। बेशक मैंने किया, किसी को तो जाना ही था। तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? तुम्हारे पास तुम्हें जीवित रखने के लिए जानवर है, तुम्हारे पास जीवित रहने के कौशल है, मनुष्य तुम्हारी कही बातों पर विश्वास करेंगे, और यह सुनिश्चित करना काफी आसान था कि तुम वापस यहाँ आ जाओ जहां मैं तुम्हारे जाने से पहले तुमसे बात कर सकती थी, उसने गर्व से घोषणा की। तो आप चाहते थे कि मैं वापस जाऊं और अतीत के बारे में कुछ पता लगाऊं? काल ने बिना समझे पूछा।
पता लगाओ। बकवास, मैं अतीत देख सकता हूँ। इसके अलावा ऑथोस वहां था। मैं चाहता था कि तुम वहां जाओ और इसका अनुभव करो ताकि तुम पुष्टि कर सको कि क्या नए डिंगोन द्वारा जागृत किया जा रहा सिस्टम संस्करण मनुष्यों के लिए समान है। मुझे बताओ, क्या उस दौरान कोई नया कार्य हुआ था जो कालकोठरी में जाने के बाद तुम्हारे पास नहीं था? अगर हमें जरूरत पड़े तो मैं नव जागृत लोगों में से एक को उधार ले सकता हूँ। यह एक राजनीतिक दुष्स्वप्न हो सकता है। उनका इन्वेंट्री सिस्टम मेरे जैसा नहीं था और मेरे पास उतना स्टोरेज नहीं है। वे सभी के सिर के ऊपर नाम और कक्षाएं भी देख सकते हैं। मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता था, या शायद मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे सक्रिय किया जाए जब तक कि मैंने उन्हें ऐसा करते नहीं देखा। मैं अब ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा, और केवल कुछ लोगों के पास वास्तव में एक टैग है। आपके पास है। अब जब मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, मेरे समूह के सभी सदस्य करते हैं और ऑथोस करता है, लेकिन मैं ये देखने के लिए नहीं देख रहा हूँ कि क्या किसी और के पास है। इसके अलावा उनके पास एक गिल्ड फंक्शन भी था और मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है, काल ने समझाया। मिस्टी ने सिर हिलाया। ये समझ में आता है। नए गिल्ड बनाने की क्षमता तब भी खो गई थी। हर कोई बस पहले के समय के कुछ बचे हुए गिल्ड में से एक में शामिल हो गया। काल ने अपनी उंगलियां चटकाई। शहर नियंत्रण कार्य, ये गिल्ड कार्यों का हिस्सा हो सकता है, लेकिन शहर गिल्ड के नियंत्रण में था और यह एक चुनौती के साथ हाथ बदल गया। मिस्टी मुस्कुराई। वह भी खो गया है। शहर नियंत्रण पत्थर एक जादुई वस्तु थी जो गिल्ड से जुड़ी थी, कोर सिस्टम फंक्शन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन यदि आपने वहां प्राप्त कुछ उन्नयनों को बनाए रखा है, और अब हम जानते हैं कि आपके द्वारा वापस लाई गई वस्तु से कम कुछ जानवरों को जागृत किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र और आपके राष्ट्र को कालकोठरी से उपकरण प्रदान करके अधिक जानवरों को जागृत करने में सक्षम होना चाहिए। काल मुस्कुराया और ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया। देखो, मैं तुम्हें बिना किसी काम के नहीं करवाऊंगा। ये बहुमूल्य जानकारी है, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा अगला हिस्सा है। केवल आइटम पहनना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे सुसज्जित करने की आवश्यकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब आप पहले से ही सिस्टम के लिए तैयार हो। इसलिए या तो इंजेक्शन लेने वाले सभी बच्चों को आइटम से लैस करने का प्रयास करने के लिए कहें, या किसी ऐसे व्यक्ति को कहें जिसके पास पूरी तरह से कार्यात्मक सिस्टम हो और वह आइटम को उन पर लगाए और उन्हें लैस करने पर ध्यान केंद्रित करे। ऑथोस ने यही किया। काल ने सिर हिलाया और मानसिक नोट के साथ साथ एक भौतिक नोट भी बनाया। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्या यह आपके लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा अगर मैं न जानूं? मिस्टी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये बेहतर है कि सभी को अभी पता चल जाए, क्योंकि हर कोई अंततः अपने आप ही इसका पता लगा लेगा। लेकिन ऑथोस के पास कल तुम्हारे लिए एक और खजाना है, और देवता मान करेंगे कि तुम उसे पाओ। अब तुम काफी गर्म लग रहे हो, इसलिए खिसक जाओ। काल को कुछ प्रतिक्रिया करने का समय ही मिला था कि ड्रैगन अपने कंबल के नीचे खिसक गया और वापस सोने के लिए लेट गया। वे कल इस खजाने के बारे में बात कर सकते हैं जो ऑथोस ने उसके लिए रखा था। काल को इस बात का पता ही नहीं चला कि मिस्टी एक कुत्ते के आकार के सफेद ड्रैगन के रूप में बदल गई थी। अगली सुबह तक, जब उसने महसूस किया कि एक छोटा शरीर उसके बिस्तर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अन्य लोग उसे जगाने आए थे, लेकिन लोट्स ड्रैगन को जगाए बिना उसकी जगह लेने की उम्मीद कर रहा था। बेशक ये काम नहीं आया, लेकिन मिस्टी का बिस्तर से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, और लोट्स ने सुखद महक वाला बॉडी लोशन लगा लिया। काल ने हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों को दीवार के पत्थर के ढांचे में टिका दिया ताकि वो बिस्तर से सीधा उठ सके, फिर दीवार से धक्का देकर फर्श पर आ गिरा। शारीरिक शक्ति का ये प्रदर्शन भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन नाश्ते पर आने से पहले आपको पैंट पहन लेना चाहिए। लोट्स बिना किसी शिकायत के भोजन छोड़ देगा, लेकिन आपको खाना चाहिए, टेसा ने फुसफुसाते हुए कहा। काल ने बाकी टीम के साथ घुलने मिलने के लिए अपना कवच पहना और नाश्ते के लिए निकल पड़ा। आधे रास्ते में एकोलाइट्स सभी का हाथ थामे हुए थे, उनके मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे। क्या तुम आज फिर से हमें प्रशिक्षण देने वाले हो, मॉन्स्टरमैन? एक आधी ड्रैगन लड़की ने पूछा। संभवतः। मैंने सुना है कि ग्रैंड प्रीस्ट ऑथोस को पहले मुझे कुछ बताना है, लेकिन उसके बाद आपके प्रशिक्षण को देखने के लिए समय होना चाहिए, काल ने सहमति जताई। अनुचर ने अपनी थोड़ी को कमरे के एक कोने की ओर झुकाया जहां कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। वे इलाके के दूसरे मंदिरों से सारी रात यहां इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि वे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। काल के अनुमान के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, क्योंकि उसे कम से कम 3 ओवरलॉर्ड रैंक के जानवर दिखाई दे रहे थे, और उनमें से 2 ड्रैगन थे। मिस्टी को शामिल करने पर, जो आज सुबह सो रही थी, एक ही स्थान पर 3 शक्तिशाली ड्रैगन बन गए, साथ ही अन्य एल्डर जो मिलने आए थे।
गोल्डन ड्रैगन नेशन के विपरीत यहाँ नाश्ते में बहुत सारा मांस था, जिसे दलिया और शहद के साथ परोसा गया था। एल्डर इतने दयालु थे कि उन्होंने उन्हें खाना खत्म करने दिया, इससे पहले कि वे उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए आए। लेकिन वे काल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा चिंतित दिखाई दिए, जो उसने यहाँ अपने पिछले दिनों के बाद उम्मीद की थी। राजकुमार काल, कमांडरो ब्रूस, मंदिर में आपका स्वागत है। अगर आप कृपया हमारे साथ मीटिंग रूम में चलें, तो हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। एल्डर ने घोषणा की। वह इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका तापमान ठीक नहीं था और उसकी गंध समुद्री पानी जैसी थी। इसलिए काल ने मान लिया कि यह एक परिवर्तन क्षमता या एक भेस मंत्र था। जब वे बैठक कक्ष की ओर जा रहे थे, तो अन्य बुजुर्ग भी उनके साथ आ गए। साथ में ऑथोस और मिस्टी भी थे, जो लोट्स के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। दरवाजे पर पहरा दे रही मूर बिल्ली ने दरवाजा बंद कर दिया और सभी लोग एक बड़ी गोलाकार मेज के चारों ओर बैठ गए। अपरिचित ड्रैगन, एक सम्राट रैंक का जानवर जिसकी मानव आकृति में काली आंखें थीं, ने बैठक शुरू की। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन नेशन ने अपने क्षेत्र में एक स्थिर प्रवेश द्वार के साथ कमांडर रैंक ड्रैगन खोला है। इसके साथ वे कमांडर रैंक तक नए सिस्टम उपयोगकर्ताओं को जागृत करने में सक्षम होंगे। भले ही वे आगे के अवसरों के बिना वहां फ्लैट लाइन में रहेंगे, लेकिन कालकोटरी अन्य राष्ट्रों, मानव और अर्धमानव दोनों के लिए बहुत ईर्ष्या का स्रोत बन गई है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राक्षस राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय बन गया है, विशेष रूप से द जायंट्स और न्यूबॉर्न एम्पायर। अब यह मुख्य रूप से आपके नेताओं के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ये हमारे और बीस्टकिन नेशन के लिए भी चिंता का विषय है, जो हमारा सहयोगी है, लेकिन हमारी सीमा को साझा नहीं करता है। इस मामले में हम खुद को गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र जैसी ही स्थिति में पाते हैं, जहां हम हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। जायंट्स न्यूबॉर्न साम्राज्य को अपने पहाड़ों से होकर जाने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए उन्हें बीस्टकिन की भूमि से होकर सेनाएं ले जानी होंगी। हमारे उत्तर में रहने वाले मनुष्यों को आपके क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमारे क्षेत्र से होकर आना होगा। जब तक एक और स्थिर कालकोठरी नहीं बन जाती, बुद्धिमान जानवरों के इलाकों पर आक्रमण का खतरा कम नहीं होगा। काल ने ध्यान से सुना। उनकी समस्या समझ में आ रही थी, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था कि वह इसके बारे में क्या कर सकता है। काल चुप रहा, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई, जिससे ड्रैगन को पता चल गया कि वह मुद्दे को समझ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा बनाया गया एक जादुई पत्थर लें और उसे एक अस्थिर विसंगति में जमा कर दें, जो न्यूबॉर्न साम्राज्य में जल्द ही खुलेगी। मनुष्य अपनी नौसेना के बेड़े का उपयोग करके राक्षसों पर हमला करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे सेना भेजने के लिए जमीन पर 2 या उससे ज्यादा देशों को पार करें। अगर न्यूबॉर्न साम्राज्य में कोई स्थिर विसंगति है, तो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र दिग्गजों को छोड़कर सभी के लिए कम प्राथमिकता वाला लक्ष्य बन जाएगा। आपके लिए सुरक्षित, हमारे लिए सुरक्षित, पारस्परिक लाभ। ड्रैगन ने बात पूरी की। और आप अपनी टीम में से एक को क्यों नहीं भेजते? आपके पास इस कमरे में ही बहुत से शक्तिशाली निवासी हैं जो ये काम कर सकते हैं, टैसा ने पूछा। रेड ड्रैगन को घात लगाकर हमला करने के अलावा छल कपट पसंद नहीं था, और वॉर ड्रैगन को आत्मघाती मिशन पर सैनिकों को भेजने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं था। एक बात तो यह है कि हम विसंगति के पास कोई पोर्टल नहीं खोल सकते, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास सूक्ष्म होने की क्षमता नहीं है। हमारे पास बेहतरीन छिपने के कौशल वाले जानवर हैं, लेकिन इस मिशन पर छिपना संभव नहीं होगा, क्योंकि मिशन के लिए कई समूह इकट्ठे होंगे। बुद्धिमान जानवर न्यूबॉर्न साम्राज्य में नहीं रहते। हालांकि उनके पास कुछ राक्षस रक्त वाले अर्धमानव और मनुष्यों के छोटे समूह हैं। इस महाद्वीप पर 1 दर्जन से अधिक मानव राष्ट्र है, और केवल एक में दिव्य जानवर है। अगर उन्हें आप पर संदेह है, तो यह संभव है कि वे इसे नकार दें। वे सीधे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र पर दोष नहीं लगा सकते। काल ने सिर हिलाया। तो हमें राक्षसों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र से होकर गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की संभावित सुरक्षा के अस्पष्ट वादे पर चलना होगा, जो वर्तमान में न्यूबॉर्न साम्राज्य के साथ युद्ध में नहीं है। ड्रैगन मुस्कुराया, और फिर वापस बाहर चले जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षा का एक आदेश दूंगा, इसलिए यदि तुम हमारी सीमा या बीस्टकिन राष्ट्र तक पहुंचते हो, तो वे तुम्हें सुरक्षित घर ले जाएंगे, तुम्हारे बयूरों के लोगों के साथ हमारे समझौते को कायम रखते हुए। काल की उदासीन दृष्टि देखकर ड्रैगन मुस्कुराया, और कुछ बुजुर्ग हंस पड़े। हालांकि मिस्टी के पास इसका जवाब था। मेरे पास विसंगति की जांच करने के लिए निकटतम टीम के लिए एक मिशन आदेश है। आप 2000 किलोमीटर से भी अधिक निकटतम है, और यह सब सैन्य प्रमुख और आर्कबिशप द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित है। काल ने टेम्पोरल ड्रैगन की ओर रुख किया, जो पूरी तरह से मानव रूप में वापस आ गया था। और तुम्हें ये कैसे मिला? उसने पूछा।
आराम से, मैं वहां गया था जब ये हो चुका था और मैंने इसका अनुरोध किया था, फिर इसे वापस ले आया। देवी ने कहा कि यह ठीक रहेगा। डाना और ओफेलिया ने देखा, उसकी क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले धोखाधड़ी के अथाह स्तर से अभिभूत, जबकि काल ने आह भरी और टेसा ने अपनी कनपटियां रगड़ी। लोट्स ने भौहें सिकोड़ी। तो आप गए और हमें कालकोठरी को स्थिर करने का आदेश दिया। जब हमने ये काम कर लिया और फिर इसे वापस यहाँ ले आए ताकि आप हमें कालकोठरी को स्थिर करने के लिए भेज सकें? मिस्टी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल नहीं, तुम पहली बार नहीं गई थी, है ना? क्योंकि हम तुम्हें खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए यहाँ नहीं थे, और तुम्हारे लिए इतनी दूर अकेले यात्रा करने की कोई प्रेरणा नहीं थी, जब यहाँ प्रशिक्षण के लिए सहायक मौजूद थे। लोट्स ने ड्रैगन को घूरकर देखा। मुझे पूरा यकीन है कि यह कहीं न कहीं किसी नियम के खिलाफ है। तुम एक टेम्पोरल ड्रैगन हो, क्या तुम समय की रक्षा नहीं करते? मिस्टी ने कंधे उचका दिए। बेशक मैं ऐसा ही करती हूँ, लेकिन ये समयरेखा भी स्थिर है, तुम्हें इस पर भेजने में कोई बुराई नहीं है। ऑथोस ने एलिट्स पर मुस्कुराया। मैं देख सकता हूँ कि आदेश के बावजूद भी आप अभी भी संशय में हैं। आप आदेश की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आपके आर्कबिशप द्वारा बनाया गया एक वैध जादुई अनुबंध है, लेकिन हम दिव्य जानवरों की आपकी सहायता के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। काल मुस्कुराया। अब शायद उन्हें कुछ पता चल गया होगा। जानवरों के पास ऐसी कई अच्छी चीजें थीं जो उन्हें खुद के लिए पाना नामुमकिन था। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए हमने अपने नेता के पक्ष में 5 प्रतीक तैयार किए हैं। उपयोग के साथ जादू फीका पड़ जाएगा, लेकिन आपको उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग हमारी भूमि से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है। उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें मृत्यु के देवता के वफादार एक ओवरलॉर्ड रैंक ड्रैगन के 5 उत्कृष्ट नक्काशीदार काले ड्रैगन तराजू निकले। ओह, ये बढ़िया है। ये जीवन और मृत्यु के तराजू को आपके पक्ष में झुका देते हैं। जब टोकन पास होता है तो दुश्मनों को ज्यादा नुकसान होता है, दोस्तों को कम, कैरा ने उत्साहित स्वर में काल को बताया। आप ये कैसे जानते हैं? मैंने एक बार काले ड्रैगन को चाटा था और यह जादू भी वैसा ही लगता है। यह अच्छी चीज है। किस तरह की परिस्थिति के कारण उसे ड्रैगन चाटना पड़ा, ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन काल को इस बात पर संदेह नहीं था कि उसने ऐसा किया है। शून्य बेजर को इस दुनिया या अगली दुनिया में किसी भी चीज का डर नहीं था। काल ने पुष्टि के लिए अपनी टीम की ओर देखा। दिव्य जानवर राष्ट्र के माध्यम से सुरक्षित मार्ग मूल्यवान था, और जैसा कि मिस्टी ने कहा था, उनके पास आर्कबिशप की सहमति थी कि यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था, भले ही उन्होंने इसे तथ्य के बाद दिया हो और संभवतः दबाव में जब अन्य राष्ट्रों ने कालकोठरी तक पहुंचने के लिए आक्रमण किया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए उन्होंने टोकन बांटे और सभी को उन्हें अपने अपने स्टोरेज बैग में रखने को कहा। तो क्या आप सभी के पास सक्रिय इन्वेंट्री है या सिर्फ एक स्टोरेज बैग बॉन्डेड है? ऑथोस ने पूछा। लोट्स जवाब देने के लिए उत्सुक थी, लेकिन काल के पहले बोलने तक उसने खुद को रोके रखा। मेरे पास एक सक्रिय इन्वेंट्री है, लेकिन हम सभी ने इंस्टेंस रिवॉर्ड से स्टोरेज बैग के साथ शुरुआत की, उसने समझाया। इस तरह अगर दूसरे लोग चाहें तो वे अपनी शक्ति के स्तर को गुप्त रख सकते थे, और वह उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा था जो कि जिज्ञासु टेम्पोरल ड्रैगन को पहले से पता ना हो। मिस्टी जो जानती थी वो निश्चित रूप से दूसरों को बताएगी यदि उन्हें जानने की आवश्यकता होगी। लोट्स ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास सक्रिय इन्वेंट्री है? सिस्टम जानकारी लाने के इरादे से स्टेटस शब्द के बारे में सोचें, ऑथोस ने समझाया। लोट्स की आंखें जिस तरह चमक उठी, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे कुछ अप्रत्याशित मिल गया है। नेचर क्लरिक कभी भी अच्छा पोकर खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन जानवरों के लिए यह जवाब काफी था। दाना ने सिर हिलाया। मेरे पास भी सामान है, और स्टोरेज बैग भी एक जगह पर है। क्या आप शीर्षक देख सकते हैं? ऑथोस ने पूछा। एक पल के लिए सभी लोग उलझन में दिखे, फिर ओफेलिया ने दोबारा सोचा। आपके सिर के ऊपर सफेद रंग है, आपका नाम ऑथोस है। ये सफेद क्यों है, जबकि काल लाल है और दाना नीला है? ऑथोस ने उसके सिर के ऊपर इशारा किया। आप बहुत गहरे लाल रंग के हैं, बरसका के लिए। काल बीस्ट मास्टर के लिए खूनी लाल है, सफेद रंग क्लेरिक है, हल्का नीला रंग जादूगर है। जब आप पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम वाले योद्धाओं को देखते हैं तो वे भूरे रंग के होते हैं, शमन गहरे नीले रंग के होते हैं, वॉयलॉक बैंगनी होते हैं, और इसी तरह। ये शानदार है। ये सोचना कि हमें दूसरे लोगों के बारे में ये सब जानना चाहिए था। ओफेलिया ने अपने चेहरे पर एक उत्साही मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुझ पर ध्यान केंद्रित करें, और जब आप स्टेटस व्यू खोलेंगे तो आप अधिक विवरण देख पाएंगे। यह आपकी दृष्टि को बहुत हद तक अवरुद्ध कर देगा, इसलिए युद्ध में इसका प्रयास न करें, लेकिन आपको कुछ चीजें देखने में सक्षम होना चाहिए।
ऑथोस ने कहा। ऑथोस, कांस्य ड्रैगन भगवान के ग्रैंड पुजारी, अधिपति रैंक, ब्रूस मंदिर के मठाधीश, उसने पढ़ा। ऑथोस स्पष्ट रूप से यह ध्यान रख रही थी कि वह कितना देख सकती है, क्योंकि काल को याद आया कि उसके पास डार्कलाइट होस्ट गिल्ड टैग हुआ करता था, जिसे वह अब नहीं देख पाता। जब सिस्टम का पूरा काम खत्म हो गया था, तो गिल्ड भंग हो गया होगा, या उसे अपनी स्थिति वापस लाने के लिए कुछ करने की जरूरत थी। बेशक, ये हो सकता है कि उन्होंने केवल कुछ भूमिकाएं ही दिखाने का विकल्प चुना हो, लेकिन काल को यह नहीं पता था कि ऐसा कैसे किया जाए, या यह संभव भी है या नहीं। ऑथोस ने अपने वस्त्र से एक और वस्तु निकाली, एक छोटा कांस्य स्क्रॉल केस। ये काल के लिए है, जो उसकी पिछली सहायता के लिए देवताओं की ओर से एक इनाम है, ऑथोस ने समझाया। काल ने स्क्रॉल ट्यूब पर हाथ रखा, यह उम्मीद करते हुए कि ऑथोस उसे सौंप देगा, लेकिन ड्रैगन ने उसे पकड़ रखा था, और काल की दृष्टि में जानकारी चमकने लगी। यादृच्छिक वर्ग कौशल अर्जित, कोर स्किल ट्री चयनित। टियर 3 टैमिंग क्षमता, कौशल विलय, बीस्ट मास्टर के पास साझा कौशल के संयोजन से नए कौशल बनाने का मौका है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा मिल गया है, ऑथोस ने टिप्पणी करते हुए स्क्रॉल केस वापस ले लिया और उसे अपनी सूची में रख लिया। वास्तव में, इसने मेरे एक क्लास कौशल को उन्नत किया है। थोड़े अभ्यास के साथ, मैं उन कुछ कौशलों को अनुकूलित करने में सक्षम हो सकता हूं जिनका मैं पहले से ही उपयोग कर सकता हूं, इसलिए वे अधिक प्रभावी हैं, काल ने समझाया। ये बात इतनी स्पष्ट थी कि इससे बातचीत में कोई बाधा नहीं आई, लेकिन ये सच भी था, इसलिए वे उस पर पशु देवताओं द्वारा दिए गए उपहार का अपमान करने का आरोप नहीं लगा सकते थे। उसके पास पहले से ही कुछ विचार थे कि कैसे कौशल का उपयोग करके कुछ वास्तव में क्रूर बनाया जा सकता है। बोन क्रशर इसके कवच बाईपास के साथ, और चेन लाइटनिंग इसके स्तब्ध और फैलने वाले नुकसान के साथ, एक साथ बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर वह कैरा के विघटन का उपयोग करना सीख सकता है और इसे बोन क्रशर के साथ जोड़ सकता है, तो परिणाम लगभग अजेय होगा। कैरा काल के मन में हंस पड़ी जब उसने डिसइंटीग्रेट हमले की संभावना के बारे में सोचा, जो कवच और बाधाओं को अनदेखा करता है। यह अब तक का सबसे बड़ा कौशल होगा। वह इसे थप्पड़ कहेगी और वह अपने हर दुश्मन पर इसका इस्तेमाल करेगी। इटर्नल लाइटनिंग और सर्किल ऑफ प्रोटेक्शन को मिला दें। यह बहुत बेहतर होगा, थोर ने सुझाव दिया। सुरक्षा का घेरा कोई साझा कौशल नहीं था, लेकिन थोर ने सोचा कि इसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए। शायद काल को अपनी नई कौशल विलय क्षमता को अपग्रेड करने की जरूरत थी। हमें तुम्हें नए कौशल का उपयोग करना सिखाना होगा। अगर तुम बॉडीगार्ड्स को घोस्ट बीस्ट के साथ मिला सकते हो, तो हम सीधे अच्छे भोजन और चमकदार चीजों की ओर बढ़ सकते हैं, रेमी ने सुझाव दिया। या बोन क्रशर के साथ गोलेम, राय ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं बात समझ गया। आप सभी चाहते हैं कि मैं नए कौशल सीखूं ताकि मैं शक्तिशाली संयोजन बना सकूं। मैं इस पर काम करूंगा। शायद अब जब स्किल मास्टर अपग्रेड हो गया है, तो मुझे आपके कौशल सीखने में आसानी होगी। काल सहमत हो गया। हॉक ने सहमति में सिर हिलाया। यदि आप अतिरिक्त जानवरों को सभी आक्रमण कौशलों के साथ जोड़ सकें, तो वे वास्तविक टीम के सदस्य हो सकते हैं। हम रेमी के अंगरक्षकों को उचित जादू का उपयोग करना सिखा सकते हैं, जैसे आग के गोले। हॉक दूसरे लोगों पर ज्वलंत शरीर डालने में बेहतर होता जा रहा था, लेकिन उसकी बात सही थी। अगर बुलाए गए नागा योद्धा आग के गोले फेंक सकते या अतिरिक्त टोटेम बना सकते, तो वे और भी बेहतर होते। यह उपहार बहुत मेहनत वाला था। ऑर्थोस ने काल का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। हम आपको कल सुबह गंतव्य के जितना संभव हो सके उतना करीब भेज देंगे। विसंगति खुलने में अभी भी समय है, और आप इसके लिए इंतजार करते हुए इधर उधर खड़े नहीं रहना चाहेंगे। क्या आपको यात्रा के लिए अपनी तैयारी करने की जरूरत है? काल के पास अभी भी पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा तैयारियां थीं, जब उसे यात्रा की तैयारी में मदद मिली थी, और उसकी ज्यादातर इन्वेंट्री एल्वेस से मिली चीजों से भरी हुई थी। उसके पास हर संभावित स्थिति के लिए पहले से ही आपूर्तियां थीं, इसलिए काल ने अपना सिर हिला दिया। अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वे अपने देश में एक विस्तारित मिशन के लिए तैयार थे, क्योंकि हो सकता था कि उन्हें सौदा करने के प्रयास में सीमा पर कई सप्ताह तक रुकना पड़े। ठीक है, तो फिर आज का दिन आपके लिए है। आप जो चाहें करें, बस दूसरों को परेशानी न पहुंचाएं। उनके भी कर्तव्य हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। ऑर्थोस ने स्पष्ट रूप से यह मान लिया था कि बातचीत समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ अन्य एल्डर्स काल के प्रशिक्षण कौशल से आश्चर्यचकित थे, तथा ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह आगे क्या करने जा रहा है। क्यों न हम सब आज बड़े बच्चों की मदद करें? मैंने कल छोटे बच्चों के साथ काम किया था, लेकिन अभी भी एक समूह है जो आधिकारिक कार्य संभालने वाला है और उन्हें अपने कौशल का अभ्यास करना चाहिए।
और बेशक काल को उम्मीद थी कि अगर वह काफी कोशिश करेगा तो उनमें से एक या दो को उठा सकता है। सबसे कम उम्र के बच्चों के साथ ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद भी कौशल की समझ नहीं थी। लेकिन बड़े बच्चे पूरी तरह से विकसित जानवरों के करीब थे, इसलिए उन्हें अपने कौशल की अच्छी समझ होनी चाहिए, और वे रैन के माध्यम से अपनी प्रगति को गति देने के लिए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। थोर और रे की तरह ज्यादातर दिव्य जानवरों की शारीरिक वृद्धि बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, जब उनकी शक्ति में वृद्धि बंद हो गई थी। ड्रैगन एक अपवाद थे, क्योंकि उनका बढ़ना कभी बंद नहीं हुआ, और कुछ कमजोर प्रजातियां वयस्क होने से पहले ही चरम शक्ति पर पहुंच गईं, लेकिन उन्हें ज्यादातर जंगली जानवर या राक्षस माना जाता था, न कि बुद्धिमान दिव्य जानवर। आज जब काल प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचा तो पुराने प्रशिक्षु ज्यादातर जानवर के रूप में थे, हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिनका प्राकृतिक रूप अर्धमानव था। परिवर्तन एक ऐसा कौशल था जिसे वह टीम को सिखाना पसंद करेगा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह उनके जानवर भगवान पादरी प्रतीकों से पवित्र जादू था। रेमी के अलावा, ये संभावना नहीं थी कि कोई भी अन्य व्यक्ति अभी इसका उपयोग कर पाएगा, यदि कभी कर भी पाएगा, क्योंकि वे वास्तव में इसके सच्चे अनुयायी नहीं थे, और पादरी तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि काल इस कौशल को चुराकर उन्हें सिखा पाएगा। इस स्तर पर जानवरों और जानवरों के बीच पक्षपात स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। जानवरों की प्रजातियां ज्यादातर उन्नति में पिछड़ गई थी और उन्हें सहायकों की भूमिका में धकेल दिया गया था, जबकि जानवर अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे थे। जैसे ही काल पास आया, एक पंख वाला भेड़िया उसकी ओर मुड़ा और सिर हिलाया, फिर जीभ निकालकर लोट्स की ओर मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि आज हम आप सभी को अपने कौशल में मदद करेंगे। आप एक दूसरे से लड़ने में कुशल हो गए हैं, क्योंकि आप हर दिन एक साथ रहते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। इसलिए आज आप मेरे और मेरे एक साथी के साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। हम आपको अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देंगे, साथ ही रणनीति में आप जो भी गलतियां कर रहे हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। काल ने समझाया, फिर टीम की ओर मुड़ा। कौन स्वेच्छा से मदद करना चाहता है? दाना मुस्कुराए और सिर हिलाया। मैं करूंगी। मेरे पास अवरोध है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए। काल मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया, फिर उसने वह डैमेज रिडक्शन ब्रेसलेट निकाला जो उसे डाकू नेता से मिला था। लो, इसे पहन लो। इससे ट्रेनिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ सभी जानवर जागृत अवस्था के अंतिम चरण और आरोही अवस्था के शुरुआती चरण में थे, इसलिए उन्हें अपने मुकाबले में बहुत ज्यादा आगे बढ़े बिना ताबीज की मूल क्षति में कमी को दूर नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक मानवरूपी जादूगर के खिलाफ लड़ना सीखना जानवरों के पुजारियों के एक समूह के एक दूसरे से लड़ने से अलग होगा। काल के साथ लड़ाई एक दूसरे से लड़ने के समान थी, लेकिन वह धोखा देने और चीजों को दिलचस्प बनाए रखने के लिए कौशल का उपयोग कर सकता था। काल जब अपने पहले लक्ष्य को खोजने के लिए स्पैरिंग रिंग में जाने के लिए तैयार हुआ तो उसके दिमाग में लगातार हलचल मची रही और उसे एहसास हुआ कि रेमी ध्यान और मंत्रोच्चार कर रही है। वह उसे बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करना सिखाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने कहा कि वह देखना चाहती है कि वे कुछ वृद्धि के साथ क्या कर सकते हैं, तो वह मजाक नहीं कर रही थी। काल ने उनके बीच स्किल मास्टर पर ध्यान केंद्रित किया, और वह वास्तव में अपने दिमाग में अंगरक्षकों को बुलाने का ज्ञान महसूस कर सकता था। ये नागा रानी की एक नस्लीय क्षमता थी, और साझा करना सीखने में सबसे आसान थी। कम से कम रेमी के लिए तो ऐसा ही था। दाना ने सबसे पहले अपनी प्रतिद्वंद्वी को चुना, जो एक मूर बिल्ली थी और जिसके कंधे उसकी ही ऊंचाई के थे। मूर कैट्स के लिए यह अभी भी आधा विकसित था, लेकिन यह एक अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि वे दोनों ही तेज गति से आगे बढ़ने वाले लड़ाके थे। प्रभारी पादरी ने उन दोनों के ऊपर एक सुनहरा अवरोध लगाया, दोनों ही बचाव के लिए और ये बताने के लिए कि विजेता कौन है। सबसे पहले टूटने वाला अवरोध खो गया। काल ने लड़ाई शुरू होने पर बॉडीगार्ड सीखने पर ध्यान केंद्रित किया, और डैना मूर कैट की छलांग से बचने के लिए हवा में उछली। उसका ब्लेड नीचे चमका, और जानवर अपनी पीठ को चीरने से बचने के लिए मुड़ गया, फिर जादुई मिसाइलों की बौछार से बचने के लिए सीधे बगल में छलांग लगा दी। डैना ने शक्ति को वापस पकड़ रखा था, उसी निम्न जागृत मानक पर जिसका उपयोग हर कोई कर रहा था, लेकिन अगर बिल्ली ने जल्दी से कुछ नहीं समझा, तो वह मुश्किल में पड़ जाएगी। ये समझने में अधिक समय नहीं लगा कि जादूगर को दूरी पर रखना एक बुरा विचार था, और मूर बिल्ली ने अपनी प्रजाति कौशल मूक शिकारी का उपयोग करके दृष्टि से ओझल हो गई और अपने कदमों को शांत कर लिया। दाना के पास सीमित मात्रा में ही पता लगाने की क्षमता थी, लेकिन वह अदृश्य हमलावरों से निपटना जानती थी। उसने कोहरे का एक क्षेत्र बनाया, जिससे वह मूर बिल्ली के हिलने पर होने वाली हलचल को देख सकती थी,
भले ही वह जानवर को स्पष्ट रूप से न देख पाती। पंजे ने उसे शून्यकरण अवरोध से टकराया क्योंकि वह बहुत देर से आगे बढ़ी, लेकिन उसके ब्लेड ने एक सुनहरी चमक पैदा कर दी क्योंकि उसने मूर बिल्ली को स्थानांतरित करने से पहले सही वार किया। पंखों वाला भेड़िया काल की उम्र के एक युवा व्यक्ति में बदल गया, जिसने जानवरों के पादरी के सादे भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। जादूगरों से लड़ना मुश्किल है। अदृश्य होने पर भी वे आपको ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा वह उड़ सकती है। मैं देख सकता हूं कि वह लड़ाई को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए इसका उतना उपयोग नहीं कर रही है, लेकिन वह ऊपर से इस पूरी लड़ाई को नियंत्रित कर सकती है और नाला को अपने ऊपर कूदने पर मजबूर कर सकती है। काल ने सिर हिलाया। हम यहाँ किसी को हतोत्साहित करने के लिए नहीं हैं, और उड़ते हुए लक्ष्यों से निपटना किसी के लिए भी मुश्किल है, खासकर मूर कैट पादरी के लिए जिसके पास दूर से हमला करने की क्षमता नहीं है। भेड़िया हंसा। अगर मेरे पास दूर से हमला करने की क्षमता होती तो मैं उसका पूरी तरह से दुरुपयोग करता, लेकिन दूर से हमला करने की क्षमता वाली उड़ने वाली प्रजातियां अलग से प्रशिक्षण लेती हैं, और इससे निपटने के तरीके पर एक पूरी कक्षा है। अगर तुम चाहो तो मैं पंखों वाली शून्य बेजकैरा को तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए मना सकता हूं। अगर वह अपने दूर के हमलों का इस्तेमाल नहीं करती है तो ये सीखने का एक अच्छा मौका होना चाहिए। भेड़िया हंसा और अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मुझे आज पिटने का मन नहीं है। मैं जादू के बिना उड़ नहीं सकता, और शून्य बेजर इसे बेअसर कर सकता है और मुझे जमीन पर गिरा सकता है। पहले मैच का नतीजा शुरू से ही तय था। कोहरे में कुछ ही मिनटों की लड़ाई के बाद डाना जादुई मिसाइलों की बौछार से मूर कैट पर हमला करने में कामयाब रही, जिससे उसका अवरोध टूट गया और मैच खत्म हो गया। दाना ने अपना जादू खत्म कर दिया और बिल्ली वापस मानव रूप में परिवर्तित हो गई। निष्पक्ष लड़ाई में जादूगर बहुत खतरनाक होते हैं, उसने शिकायत की। एक अन्य जानवर, जो कि एक प्रकार का चिमेरा था जिसका शरीर मुख्यतः बिल्ली जैसा था, परंतु दोनों ओर तंतु थे और 6 पैर थे, दाना को चुनौती देने के लिए आगे आया। उन्होंने जांच पड़ताल के हमलों के साथ काफी आसानी से शुरुआत की। फिर जानवर 3 भागों में विभाजित हो गया और काल के दिमाग में समझ की लहर दौड़ गई। वह कौशल एक ठोस भ्रम था, लेकिन ये बॉडीगार्ड्स के सार के समान ही था। अब उसे समझ में आ गया कि उन्हें कैसे बनाया जाना चाहिए। लेकिन युद्ध के मैदान में दाना को परेशानी हो रही थी। क्लोन अस्तित्व में और अस्तित्व से बाहर झिलमिलाते हुए लग रहे थे, गायब हो रहे थे और फिर से प्रकट हो रहे थे, और कौशल के प्रभाव में वह ये नहीं बता पा रही थी कि असली कौन सा था। यहां तक कि व्यापक क्षेत्र के ब्लेड हमलों का उपयोग करना भी भाग्य नहीं था, और जानवर ने पहले ही उसकी ढाल पर कई वार किए थे। लेकिन दाना हमेशा गायब नहीं रहती थी। ऐसा उसे सिर्फ जानवर के भ्रम की वजह से लगता था। इसलिए जब दाना ने उस जगह पर हमला किया जहां उसने भविष्यवाणी की थी कि जानवर होगा, फिर उसके प्रतिशोध से बचने के लिए कूद पड़ी, तो जब मैच का ऐलान हुआ तो वह भी बाकी सभी की तरह हैरान रह गई। भ्रम गायब हो गए और बिल्ली एक अलग जगह पर दिखाई दी, जहां काल के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया था, जो अभी भी उसे थर्मल इमेजिंग के जरिए देख सकता था। हालांकि ये सही नहीं हो सकता है। कुछ अन्य जानवर आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे, जिनमें एक युवा ड्रैगन भी शामिल था। बहुत से जानवरों ने गर्मी नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने देखी उन्हें भ्रम के जरिए मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल था। यदि बिल्ली काल के स्तर की होती तो शायद उसे पूरी तरह से छिपना आता, लेकिन ये बिल्ली अभी छोटी थी और अपने कौशल में निपुणता प्राप्त कर रही थी। राक्षस मनुष्य, तुम इससे कैसे निपटोगे? भेड़िए ने पूछा। काल मुस्कुराया। मैं उसे भ्रम के माध्यम से देख सकता हूं। बिल्ली ने काल को इशारा किया कि वह आकर यह साबित करे। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह उसके हुनर से बच सकता है। दाना ने स्पैरिंग रिंग छोड़ दी और काल ने उसकी जगह लेने के लिए कदम बढ़ाया। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर सिर हिलाया। जब उसने हमला किया तो उसके शॉर्ट रेंज टेलीपोर्ट में 1 सेकंड का अंतराल था, और इसने उसकी हरकतों को पूरी तरह से दर्शाया। बिल्ली ने अवरोधों को लाने के लिए पादरी की प्रतीक्षा किए बिना ही भ्रम को पुनः सक्रिय कर दिया, और काल मुस्कुराया जब बिल्ली जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ी। तीनों भ्रमकारी छवियां उसके निकट आने पर उसे घात लगाने के लिए बगल से देख रही थी, और काल पूरी तरह से स्थिर रहा क्योंकि बिल्ली उसकी परिधीय दृष्टि से बाहर नहीं गई थी। बिल्ली के झपटने पर भ्रमों ने हमला करने की तैयारी कर ली, और काल ने एक पैर उठाकर खुद को क्षैतिज रूप से जमीन पर घुमाया, हमले की रेखा के पार। उसने बिल्ली को पकड़ लिया, फिर अपने पैरों से उसके पिछले पैरों को लपेटा और एक हाथ उसकी गर्दन और आगे के पैरों के चारों ओर रखकर उसके सिर को सहलाया, जब तक कि वह भाग न सके। उसे भ्रम से बाहर आने में 1 सेकंड का समय लगा। वह घटनाओं के इस मोड़ से इतनी स्तब्ध थी।
समस्या ये थी कि अगर वह ये पता लगाने के लिए रूपांतरित हो जाती कि उसने ये कैसे किया, तो भी वह उसके पास ही रहेगी, और यह और भी शर्मनाक होगा। काल ने 1 सेकंड के बाद उसे छोड़ दिया, और उसने उस पर चिल्लाने के लिए रूपांतरित होने से पहले अपने फर से धूल को झाड़ा। तुमने ऐसा कैसे किया? ये संभव नहीं होना चाहिए। तुम उसके भ्रम के माध्यम से एक विस्थापित जानवर को नहीं देख सकते। उसने पूछा। जब आप टेलीपोर्ट करते हैं, तो आपका बट हिलता है, और इससे आपकी टाइमिंग और आपका लक्ष्य दोनों का पता चल जाता है। इसी तरह से मुझे चलना आता था। साथ ही, हम में से कुछ लोग जिनकी दृष्टि बेहतर है, वे अभी भी आपको देख सकते हैं। आपका भ्रम आपके ताप हस्ताक्षर को नहीं छिपाता है। दूसरे जानवरों में से एक ने लंबे लोमड़ी जैसे कानों वाली एक मानव लड़की का रूप ले लिया। जब वह हमला करती है तो वह अभी भी अपनी पीठ हिलाती है। वह बचपन में बिल्कुल ऐसा ही करती थी, जैसे कोई बिल्ली हमला करने की तैयारी कर रही हो। ये बहुत प्यारा था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। चुप रहो, मैं अपनी गांड नहीं हिलाता। राक्षस आदमी मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। विस्थापित जानवर ने शिकायत की। यदि हम उसे भ्रम से नहीं हरा सकते, तो शायद हम उसे गति से हरा सकते हैं। अन्य लोगों में से एक ने सुझाव दिया। यह ताकत, वह उच्च पद पर है, लेकिन वह अभी भी इंसान है। एक अन्य ने सुझाव दिया। काल ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। क्यों न हम दोनों सिद्धांतों का परीक्षण करें? मैं एक ही समय में 2 लक्ष्यों पर नजर रख पाऊंगा। दरअसल, मेरे पास एक बेहतर विचार है। आप मेरे संबंध के विरुद्ध परीक्षण कर सकते हैं। इस तरह मैं संकेत दे सकता हूं। दोनों जानवर बदल गए। एक उल्लूभाव में बदल गया, और दूसरा एक विशालकाय बिच्छू में बदल गया जो लगभग राय के आकार का था। काल ने बॉडीगार्ड कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और सम्मन जारी किया। वे बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। रेमी को उसके जैसे ही काले पैटर्न वाले नीले नागा योद्धा मिले। काल को सफेद शल्क, चमकीले लाल बाल और चमड़े के कवच वाली लेमिया की जोड़ी मिली। उनके पास भी सिर्फ 2 हाथ थे, न कि 4, जैसा कि नागा योद्धाओं के पास थे। वे छोटे भी थे, मोटी छाती वाले मांसल योद्धा नहीं, बल्कि हत्यारे जैसी शान वाली दुबली पतली महिलाएं। बेशक नर लामिया जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन उनमें से कुछ बड़े और मांसल थे। वे कमांडर थे, जो काल के लिए चौंकाने वाला था। रेमी का रॉयल रैंक था, लेकिन किसी कारण से उसका रैंक कमजोर था। उसे यकीन था कि उसने कौशल सही ढंग से किया है, लेकिन अंगरक्षक उसी स्तर के नहीं थे। लेकिन जब मैच शुरू हुआ, तो काल को एहसास हुआ कि वे योद्धाओं से बिल्कुल अलग जानवर थे। अपने दम पर, उन्होंने एक रॉयल रैंक फ्लेमिंग बॉडी को सक्रिय किया और ग्रैंड के साथ हमला किया, हालांकि उन्होंने हमले की शक्ति को कम कर दिया। तुमने इसे खराब कर दिया, रेमी ने शिकायत की। मुझे नहीं पता कैसे। मुझे यकीन था कि यह सही था, लेकिन इसने नागा के बजाय लामिया को बुलाया। काल ने जवाब दिया क्योंकि उसने उन्हें छात्रों से लड़ते देखा था। शायद इसलिए कि वह इंसान है और यह नागा कौशल है। वह बीच में आ गया। हॉक ने सुझाव दिया। आप सिर्फ इसलिए आत्मसंतुष्ट हैं क्योंकि वे आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेमी ने उसे सूचित किया। हाँ, बिल्कुल। लेमिया अपने निचले शरीर पर झूलते थे, जिससे वे तेजी से बदलते कोनों से हमला करने में सक्षम थे। ये गतिशीलता मजबूत प्रतिद्वंद्वी और तेज प्रतिद्वंद्वी दोनों के नुकसान की भरपाई कर रही थी। करीब आओ। तुम उन्हें बचने के लिए बहुत ज्यादा जगह दे रहे हो। अगर तुम छाती से छाती तक करीब हो, तो वे तुम्हारे वार से पहले ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। काल ने सुझाव दिया। वह महसूस कर सकता था कि वे उस पर आंखें घुमा रहे थे। अगर यह इतना आसान होता, तो वे पहले ही ऐसा कर चुके होते। लामिया की तलवारें आग से ढकी हुई थीं, और लगभग सभी जानवर सहज रूप से आग से डरते थे। इससे वे दूर भागना चाहते थे, नजदीक नहीं आना चाहते थे। लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद दोनों प्रशिक्षु एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। लेमिया का शरीर छाती की तुलना में अधिक कमजोर था। इसी तरह उन्होंने अपना पहला हमला किया, जमीन के संपर्क बिंदु के ठीक पीछे, जहां अंगरक्षक का अधिकांश वजन संतुलित था। बेशक वे बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाए, लेकिन वे एक स्ट्राइक करने में सफल रहे, जो उनसे पहले किसी भी अन्य स्ट्राइक से बेहतर था। जैसे ही वे पीछे हटने वाले थे, शिक्षक ने रिंग में कदम रखा। फिर से प्रयास करें। आप लगभग अवधारणा को समझ गए हैं। काल ने जानवरों को 2 लामिया अंगरक्षकों के साथ लड़ते देखा, जबकि रे और रेमी ने उनकी तुलना अपने अंगरक्षकों और गोलेम से की। ये बताना कठिन था कि काल और रे में से कौन सबसे अधिक घातक था, क्योंकि उन दोनों के पास आक्रामक अनुकूलन उपलब्ध था, और लामिया को छात्र जानवर के खिलाफ खुद को रोकना था। लेकिन इस बात पर कुछ बहस हुई कि क्या तलवारों के साथ 4 भुजाएं 8 पैरों से बेहतर थीं,
जबकि सामान्यतः हमले के लिए केवल आगे के 2 पैरों का ही प्रयोग किया जाता था। वे सिद्धांत का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी वास्तविक शक्ति का स्तर नहीं बताना चाहते थे, जबकि वे अभी भी दूसरों द्वारा देखे जा रहे थे। जानवरों के पादरी बुरे किस्म के नहीं थे, कम से कम जानवरों के दिमाग में तो नहीं, लेकिन वे टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने हमें पहले दिन बताया था कि आपके पास हमेशा शक्ति का एक गुप्त भंडार होना चाहिए जिसके बारे में किसी और को पता न चले। हॉक ने उन्हें याद दिलाया। नॉट सो इविल लेडी ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी। बॉडीगार्ड्स के खिलाफ प्रशिक्षण ले रहे छात्रों में बदलाव आया, और श्वेत लामिया की जोड़ी ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया, जिससे उन्हें अपनी रणनीतियों में ऐसे सुधार करने पड़े जिनके बारे में पादरियों ने पहले नहीं सोचा था, और उन्होंने अपने कौशल और शरीर का सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग किया। शिक्षक इस बात से प्रभावित थे कि प्रशिक्षण इतनी आसानी से चल रहा था, और काल द्वारा छात्रों और अपने जानवरों दोनों पर स्किल मास्टर का प्रयोग करने से हर कोई प्रगति कर रहा था। टीम के अधिकांश सदस्य उन कौशलों का उपयोग नहीं कर सके जिन्हें वे देख रहे थे, लेकिन आशा थी कि इससे उन्हें अन्य कौशलों को आसानी से सीखने की प्रेरणा मिलेगी जिनके साथ वे संगत थे। ये टीम के लिए भी मूल्यवान प्रशिक्षण था, क्योंकि वे कुछ समय से दिग्गजों से लड़ रहे थे, और अब उन्हें विभिन्न शारीरिक शैलियों के साथ लड़ाई देखने का मौका मिला। बॉडीगार्ड्स के पास कुछ युद्ध कौशल थे, लेकिन शुरू में उनमें युद्ध की प्रवृत्ति की कमी थी। अभ्यास के बाद भी प्रशिक्षित अभिजात वर्ग की तुलना में उनमें कमी थी, लेकिन गोलेम्स के लिए भी यही सच था, इसलिए काल ने मंत्र को उसी सामान्य स्तर पर रखा। काल ने उन्हें दोपहर के भोजन तक अभ्यास करने दिया, उसके बाद बड़े छात्र अपने इंडोर प्रशिक्षण में चले गए, जो कि अधिक निजी था क्योंकि यह चर्च का सिद्धांत था और मनुष्य पशु देवताओं के अनुयायी नहीं थे। दोपहर के भोजन के समय कैफेटेरिया व्यस्त था, लेकिन डाना के पास काल के लिए कई प्रश्न थे। आपने बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करना कब सीखा? या वे रैमी हैं? इसके अलावा वे आपके कौशल का उपयोग क्यों कर सकते हैं? ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। रैमी ने अभी तक अपनी टांगों को युद्ध में नहीं भेजा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वे उसकी कुछ कुशलताओं का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। अगर वे उसकी 1 या 2 कुशलताओं का भी उपयोग कर सकें, तो वे बहुत खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन मेरी टांगें लामिया के रूप में निकली, और उसकी टांगें नागा योद्धा हैं। हो सकता है कि यह रूप ही हो जिसने योग्यताओं को निर्धारित किया हो। लेकिन लामिया के लिए उनका पहनावा अधिक सजावटी लगता है, जबकि नागा अंगरक्षकों के लिए बेस्टियल रेमेंट ऐसा लगता है जैसे ये वास्तव में उन पर महाकाव्य ग्रेड कवच बना रहा है। रैमी मन ही मन हंसने से बचने की कोशिश कर रही थी, जिससे हॉक का संदेह बढ़ता जा रहा था। वे बेस्टियल रेमेंट और सुनामी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह हंस पड़ी। नागा स्वभाव से जल तत्व राक्षस थे, इसलिए ये समझ में आता था कि योद्धा उनके जल प्रकार के कौशल में से एक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। हॉक ने हार मान ली। वह जानता था कि ऐसा होने वाला था, और वह ये स्वीकार करने लगा था कि उसकी छोटी बहन ने अग्नि जादू के चमत्कार की पूरी तरह सराहना नहीं की थी। तो अब आप दोनों के बीच 6 बुलाए गए निर्माण हो सकते हैं। ये थोड़ा अनुचित है। दाना ने आह भरी क्योंकि उसने उसकी युद्ध शक्ति का मानसिक गणित किया था। काल ने कंधे उचका दिए। एलिस के साथ कई चीजें बिल्कुल अनुचित हैं। यहां तक कि मोर्गाना, जो अब अविश्वसनीय रूप से सक्षम है, को भी अपने शरीर पर बड़े पैमाने पर टैटू बनवाने पड़े, ताकि वह युद्ध में सुरक्षित महसूस कर सके। इस बारे में बात करते हुए, मुझे देखना चाहिए कि क्या वह अगली बार मिलने पर मेरी कुछ मदद कर सकती है। लेकिन जब मैं समय में वापस गया तो मैंने कुछ सीखा। जिस वर्ग से आप शुरुआत करते हैं, वह हमेशा वह नहीं होता जिसके साथ आपको रहना होता है। जब आप पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उन्नति के माध्यम से अपने वर्ग को संशोधित करने का प्रयास कर सकते हैं। हम सभी ने फर्स्ट एडवांसमेंट ट्रेल से गुजरा, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम में से कोई अपग्रेड करने में कामयाब रहा या नहीं। हम सभी को कुछ अच्छे पुरस्कार मिले, लेकिन वास्तव में हमारे वर्गों को अपग्रेड करने के लिए मुझे नहीं लगता कि हम ये जान सकते हैं कि यह तब तक हुआ है जब तक कि सिस्टम इतना सक्रिय न हो जाए कि आपको आपका स्किल ट्री या पूरी स्थिति रिपोर्ट दे सके। बाकी लोगों ने सिर हिलाया, और काल ने देखा कि वे चुपचाप दोनों को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, बस ये देखने के लिए कि उन्हें क्या मिला। वे कौशल सूची खींचने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उन सभी के पास एक विस्तृत स्थिति थी जो उनकी क्षमताओं का वर्णन करती थी। जब वे अपना भोजन समाप्त कर रहे थे, तब ऑर्थोस ने एक पादरी को उनके पास भेजा। मेरे पास आपके लिए एक नक्शा और मिशन का विवरण है। विसंगति हिल्स शहर के सीधे उत्तर में 40 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देगी। दुर्भाग्य से, राक्षस आक्रमण के मामले में पोर्टल के खुलने की निगरानी करते हैं।
इसलिए हम आपको ल्यूटोनेड में मानव नियंत्रित बंदरगाह पर ले जाएंगे। मैंने पेनबेक का सुझाव दिया, जो आदिवासी ट्रॉल्स के कब्जे में है, लेकिन यह आपकी यात्रा में सैकड़ों किलोमीटर जोड़ देगा। मुद्दा यह है कि ल्यूटोनेड एक समुद्री डाकू बंदरगाह है, जिसे विदेशों में जाने वाले दास जहाजों के लिए पड़ाव के रूप में जाना जाता है। यह एक दोस्ताना जगह नहीं है, और किसी भी महिला के साथ यात्रा करना, और बहुत सारी युवा और स्वस्थ महिलाओं के साथ यात्रा करना, आपको निशाना बनाता है। तीसरा सुरक्षित विकल्प आपको चारहम नदी डेल्टा के जंगल में ले जाना है। ये पोर्टल्स के लिए एक सुरक्षित स्थान है, लेकिन यह एक दलदल है, और आपको दलदल के बाहर निकटतम गांव तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर 300 किलोमीटर या उत्तर में 80 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी, जहां आप सड़क से पहुंच सकते हैं। उन्होंने समझाया। उन्होंने मानचित्र पर सभी स्थानों की ओर संकेत किया, और समुद्री डाकू और दास व्यापारी के मुद्दे के अलावा ल्यूटोनेड सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ। लेकिन जब दास व्यापारियों के पास पूरा करने के लिए कोई मिशन हो तो उन्हें लुभाना कोई अच्छा विचार नहीं था। पेनबेक से सड़क दलदल के किनारे किनारे एक बड़ी सड़क थी, तथा 300 किलोमीटर की सीधी यात्रा करने के लिए 700 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती थी। क्या दास व्यापारी वास्तव में ड्रैगन पादरियों पर हमला करेंगे? लोट्स ने पूछा। महाद्वीप के सभी मानव राष्ट्रों में इसे आमतौर पर वर्जित माना जाता था। ड्रैगन पादरी का अपहरण करने से दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं मिलता था। अन्य महाद्वीप उस मानक का पालन नहीं करते हैं, इसलिए न्यूबॉर्न के दास व्यापारियों को इस बात की परवाह नहीं है कि वे किसे पकड़ते हैं। वे बस ये दावा करेंगे कि वे जब उन्हें नीलाम करेंगे तो वे सामान्य लोग हैं। हमने उनसे ऐसे रूपांतरित जानवरों की नीलामी करने की भी कोशिश करवाई है जिन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था ताकि वे वापस न जा सके। काल केवल कल्पना कर सकता था कि जब दवा का असर खत्म हो गया होगा और जानवर वापस चला गया होगा तो ये कितना बड़ा संकट होगा। एक विनम्र मानव या जानवर का गुलाम खरीदना लिविंग रूम में एक नाराज भयानक भालू को खरीदने से बहुत अलग स्तर का जोखिम था। डाना ने सड़क पर आगे की ओर इशारा किया। इसमें लिखा है कि हेडब्री में डॉक है। ये थोड़ा आगे भी है और सड़क ल्यूटोनेड से होकर गुजरती है, लेकिन शहर में आने से बेहतर यही होगा। पादरी ने रिपोर्ट देखी। हाँ, ऐसा संभव होना चाहिए। वह शहर लगभग आधा मानव है, मानव मछुआरों और अंतर्देशीय क्षेत्र में रहने वाले ओर्क और दानव जनजातियों के बीच एक व्यापारिक शिविर है। उनकी योजना ऐसी लग रही थी कि अगर वे हेडब्री में दिखाई देते हैं तो यह व्यवहार्य हो सकती है, और पादरी को यकीन था कि वे सुरक्षित रूप से वहां दिखाई दे सकते हैं। एकमात्र चिंता ये थी कि उन्हें हेडब्री की अतिरिक्त दूरी के साथ 3 दिनों में 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी होगी। या वे इसे ल्यूटोनेड से सड़क मार्ग से थोड़ा छोटा कर सकते थे और जंगल से पूर्व की ओर जा सकते थे। यह ज्यादातर ओर्क क्षेत्र था, जिसमें कुछ खानाबदोश दानव जनजातियां भी थीं। दोनों ही काफी परेशानी पैदा कर सकते थे, लेकिन वे आम तौर पर हिल्सिंग के पास नहीं आते थे, जो विसंगति के सबसे नजदीकी शहर था, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर मिनोटॉर द्वारा बसा हुआ था, जो अत्यधिक क्षेत्रीय थे। मुझे लगता है कि हमारे लिए सड़क से नीचे जाना सबसे अच्छा होगा। कम से कम हमें पता है कि इस सड़क पर नियमित रूप से यात्रा की जाती है। हम थोर और गोलेम को बाहर ला सकते हैं और एक कारवां की तरह यात्रा कर सकते हैं। जानवरों के साथ, मुझे नहीं लगता कि हम किसी के हमले के लिए शीर्ष लक्ष्य होंगे। राय ने मेरे लिए जो पोशाक बनाई है, वह भी किसी दुष्ट या हत्यारे की पोशाक जैसी ही है, जो अन्य मानव राष्ट्रों के जादुई लड़ाकों से मेल खाती है। डाना ने सुझाव दिया। ठीक है, तो एक बदमाश, एक योद्धा, 2 पादरी और मैं थोर और गोलेम्स के साथ। यह एक उचित समूह लगता है। काल ने सहमति जताई। रेमी से बॉडीगार्ड्स को भी बाहर ले आओ। उन्हें जॉगन के दौरान थोर के साथ चलने में सक्षम होना चाहिए, और नागा वास्तव में यहाँ का है। शायद उस क्षेत्र में नहीं, जब तक कि वह दलदली न हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम दलदल से आए हैं या उनके पास जा रहे हैं। टेसा ने सुझाव दिया। जानवर देवता पादरी ने उत्सुकता से देखा। ये काम कर सकता है। दलदल सड़क से बहुत दूर नहीं है, और इस नदी से चारहम नदी तक जाता है। आपकी यात्रा का अधिकांश भाग दलदल के बगल में होगा, इसलिए नागा योद्धाओं के लिए गार्ड अनुबंध स्वीकार करना चरित्र के अनुरूप होगा। ये शर्म की बात है कि आप उनमें से सिर्फ 2 को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपके समूह में दूसरे गार्ड भी हैं। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि आप मौलवियों को लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई गाड़ी है जिसे हम यात्रा के लिए खरीद सके। थोर को गाड़ी खींचना पसंद है, और हम सभी महिलाओं को गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, तो मैं और राक्षस और गोलेम दिखाई देंगे। काल ने सुझाव दिया। हम एक ले सकते हैं। पास में एक पोर्टल है, और वे शहरों से एक ला सकते हैं। हालांकि ये सस्ता नहीं होगा।
काल ने अपनी सूची से 10 सोने के सिक्के निकाले। क्या यह इसे कवर करेगा? पादरी ने पैसे का आधा हिस्सा वापस रख दिया। इतना महंगा नहीं है। हमारे लिए इस बात का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। इससे हम बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे और आम यात्रियों की तरह दिखेंगे। खैर, थोर के साथ हम जितना हो सके उतना आम यात्री बनेंगे। यदि आप चाहें तो मैं कुछ घोड़ों का प्रबंध कर सकता हूं। पशु देवता मौलवियों ने प्रस्ताव दिया। नहीं, थोर को गाड़ी खींचने के लिए कहने का हिस्सा बातचीत योग्य नहीं है। अगर हम उसे गाड़ी खींचने से रोकने के लिए नए जानवर ले आए तो वह बहुत निराश हो जाएगा। रूपांतरित जानवर ने ठहाका लगाया। थोर सचमुच ऐसा लग रहा था कि वह दिन भर गाड़ी खींचने का आनंद लेगा। कुछ मिनटों तक सभी लोग मानचित्र का निरीक्षण करते रहे और मार्ग के बारे में यथासंभव अनुमान लगाने का प्रयास करते रहे तथा ये भी जानने का प्रयास करते रहे कि विसंगति वाले स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए उन्हें कोई चक्कर लगाना पड़ सकता है या नहीं। काल ने ग्रामीण इलाकों में सीधे रास्ते की ओर इशारा किया। जैसा कि दिख रहा है, भले ही हमारे पास खुला जंगल हो, हम ठीक रहेंगे। इसमें से कुछ भी पहाड़ी या जंगल नहीं है, कम से कम सड़क के उत्तरी किनारे पर तो नहीं, जहां हम विसंगति की तलाश करेंगे। हमें निर्देशांक मिल गए हैं, लेकिन एक बार जब हम करीब पहुंच जाएंगे, तो ये केवल अनुमान लगाने का खेल होगा जब तक कि हम वास्तव में विसंगति को स्थिर रखने के लिए उपकरण को नहीं देख लेते और सक्रिय नहीं कर लेते। एकमात्र मुद्दा यह है कि हमें नहीं पता कि वास्तव में निवासियों के लिए वहां क्या है। खानाबदोश जनजातियों के अधिकांश राक्षसों को बनाने के साथ, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि आप उन्हें मानचित्र पर नहीं दिखा सकते हैं। पादरी काल की हताशा पर मुस्कुराया। ठीक है, हमारे पास और कबीलों की संख्या के बारे में कुछ खुफिया जानकारी है, लेकिन उनके पास तट के पूर्व में 1000 किलोमीटर तक सैकड़ों शिविर हैं, जो हमारी सीमाओं के उत्तर में हैं। वहां इतने सारे औक हैं। तो फिर वे इसे औकिश साम्राज्य क्यों नहीं कहते? दाना ने पूछा। क्योंकि ऑक्स किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार होने या अन्य राक्षस प्रजातियों को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। यह उनके लिए एक आपदा होगी। इसलिए वे शहरों और यहां तक कि अन्य प्रजातियों से भरे गांवों में भी रहने को लेकर खुश हैं, जबकि वे अपने प्रवास मार्गों पर बेतरतीब ढंग से खेत उगाते हैं, ताकि जहां भी वे जाएं, वहां भोजन उपलब्ध हो। वे गोबलिन जनजातियों को भी खत्म नहीं करते हैं, और सभी को गोबलिन परेशान करने वाले, गंदे मैला ढोने वाले लगते हैं। ऑक राक्षसों के साथ काफी अच्छी तरह से मिलते हैं, क्योंकि इस प्रजाति को लड़ना पसंद है और सम्मान की भावना है। आप ऑकिश युद्ध रीति रिवाजों के बारे में कितना जानते हैं? पादरी ने पूछा। ये जानना काफी है कि वे किसी को हत्याओं की गिनती करने के लिए नियुक्त करना चाहते हैं, ताकि कोई भी डींग मारने के लिए नकली हत्याओं की गिनती न करे। काल ने कंधे उचका दिए। बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे। क्या, जब मैं बाहर था तो मेरी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी। वे काफी दिलचस्प हैं। या वे 10,000 साल पहले के हैं। बिशप मिस्टी उनके साथ मेज पर आ गए। तब से ऑक्स के लिए चीजें बदल गई हैं। जब व्यवस्था ध्वस्त हो गई, तो उनकी संस्कृति के बड़े हिस्से भी खत्म हो गए जो इस पर आधारित थे। वे अब बहुत कम सभ्य हैं, लेकिन बुनियादी चीजें अभी भी बरकरार हैं। वे छोटी छोटी वजहों से भी लड़ना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोड एक ही है, और वे बच्चों या गैर लड़ाकों पर हमला नहीं करते। गैर लड़ाकू? लोट्स ने पूछा। यदि आप लड़ाई के दौरान पीछे खड़े रहते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद अपने पक्ष को ठीक करने का इंतजार करते हैं, तो वे आप पर हमला नहीं करेंगे। युद्ध के पादरी इससे बच नहीं पाएंगे, लेकिन प्रकृति के पादरी बेहद अस्थिर होते हैं। लोट्स ने आह भरी। हमें यहां भी इतनी बुरी प्रतिष्ठा कैसे मिल गई? तुम तो जानवरों के देवताओं का अनुसरण करते हो, जो सभी जंगली चीजों के प्रशंसक हैं। आज सुबह नाश्ते पर जाने के बजाय तुमने एक अमर टेम्पोरल ड्रैगन को गले लगाया। फिर आपको सुबह की ट्रेनिंग के दौरान नाश्ता करना पड़ता था क्योंकि आपको भूख से चक्कर आते थे। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और लोट्स ने कंधे उचका दिए। यह कोई गड़बड़ नहीं है, ये सिर्फ प्राथमिकताएं हैं। समय सारिणी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। जब आप सुरक्षित हों तो आपको जितना चाहे उतना सोना चाहिए और फिर खाना चाहिए, न कि प्रशिक्षण के लिए भागना चाहिए। जब वे बातचीत कर रहे थे, तो मंदिर के पहरेदार पहले से ही विसंगति तक पहुंचने में उनकी मदद करने के लिए योजना बनाने में लगे हुए थे। यह महत्वपूर्ण था कि इसे स्थिर किया जाए, इसलिए वे टीम की जरूरत के हिसाब से तैयारी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसमें वैगन में लोड करने के लिए कुछ नकली व्यापारिक सामान भी शामिल था, क्योंकि कोई भी खाली वैगन के साथ यात्रा नहीं करता था, भले ही उनका प्राथमिक लक्ष्य लोगों को ले जाना ही क्यों न हो। जब गाड़ी आ गई तो ऑर्थोस उनसे मिलने आया और वह उससे संतुष्ट था।
गार्डों ने वैगन में लिनन के बोल्ट लोड किए थे, जो उत्तरी मानव राष्ट्रों में से एक का ट्रेडमार्क था और केवल न्यूबॉर्न के भीतर ही मूल्यवान था। बाकी सभी जगहों पर लिनन सबसे सस्ते विकल्पों में से एक था। ये गाड़ी एक व्यापारी की गाड़ी के लिए छोटी थी, लेकिन काम करने के लिए काफी बड़ी थी, और गार्ड के लिए साइड प्लेटफॉर्म थे। वे उस पर गोलेम या कुछ और रख सकते थे ताकि डाकुओं को पता चले कि गाड़ी सुरक्षित है।